दिस इज योर मैथ ट्यूटर और पूरी सर्जरी को सिर्फ 15 डेज यानी कि सिर्फ 15 वीडियोस के थ्रू हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए आपको ख़त्म करके देने वाले हैं, जिसमें से डे 1, डे 2 और डे 3 के इन सभी टॉपिक्स को हमने एक एक सिंगल वीडियोस में कंप्लीट कर दिया है, जिनके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे डे 4 के आज के वीडियो की, जिसमें हमें डर्मोइड सिस्ट, डेंटिजरस सिस्ट, ब्रैंकियल सिस्ट जो कि शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, उसके साथ ही साथ क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलता है, और टंग कैंसर जो कि आज कल के क्वेश्चंस में क्वेश्चन पेपर में मोस्ट कॉमनली आने लगा है, जीसीएस, एक्स्ट्रा ड्यूरल या फिर एपिड्यूरल हेमाटमा और हाइड्रोसेफेलस के बारे में बातें करेंगे एक सिंगल वीडियो में। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज के 4th डे के लेक्चर को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड का मतलब होता है स्किन लाइक। इसका नाम ही डर्मोइड इसलिए है क्योंकि ये जो सिस्ट है ये स्किन की तरह ही अपीयरेंस होता है, क्योंकि ये लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू लाइंड होगा, और जो इसके कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं स्वेट, सीबम और डी स्क्वेमेटेड सेल्स। तो स्किन की तरह ही ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है, और इसके जो कंटेंट्स होते हैं वो होते हैं स्वेट, सीबम और डी स्क्वेमेटेड सेल्स, इसलिए इसे डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। ज़रा इसके टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स में हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला होता है कॉन्जेनाइटल या फिर सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड। नाम याद रखना है आपको, मेरे साथ दोहराइएगा। सबसे पहला क्या है? कॉन्जेनाइटल या फिर सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड। दूसरा है इम्प्लांटेशन डर्मोइड। तीसरा है टेराटोमा डर्मोइड, और फोर्थ है ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक डर्मोइड। चलिए मेरे साथ रिवाइज करिए। सबसे पहला कौन सा है? कॉन्जेनाइटल या फिर सीक्वेस्ट्रेशन, कॉन्जेनाइटल सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड। दूसरा कौन सा था? इम्प्लांटेशन। तीसरा कौन सा है? टेराटमा। और चौथा कौन सा है? ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक डर्मोइड। तो 4 टाइप के डर्मोइड सिस्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है कंजेनाइटल या फिर सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड। तो कंजेनाइटल डर्मोइड जो होता है ऑकर्स अलोंग द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन। तो जो एम्ब्रियोनिक फ्यूजन की जो लाइंस होती हैं उसके अलोंग पे एग्जिस्ट करने वाला जो सिस्ट होगा, डर्मोइड सिस्ट होगा, उसे हम कहते हैं कंजेनाइटल सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड। तो सबसे पहले टाइप में अपन को बताना है कि जो कंजेनाइटल डर्मोइड होता है वो ऑकर्स होता है अलोंग द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि इट ऑकर्स अलोंग द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन। उसके बाद इसके साइड्स की बात करें तो मिड लाइन ऑफ बॉडी या फिर फेस में ये एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे पाया जाएगा? इसकी साइड क्या होगी? मिड लाइन ऑफ बॉडी या फिर फेस पे। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो कॉन्जेनाइटल सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड के टोटल 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे क्लिनिकल फीचर्स पढ़ने के बाद। तो कॉन्जेनाइटल सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड के क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला तो पेनलेस होगा, स्लो ग्रोइंग होगा, ठीक है। क्या क्या है? पेनलेस होगी ये सिस्ट और स्लो ग्रोइंग सिस्ट होगी। कंजेनाइटल है तो चाइल्डहुड से लेकर के 2nd to 3rd डिकेड ऑफ लाइफ पे देखने के लिए मिल सकता है। सबसे पहला अपन को क्या लिखना है? इसके टाइप्स के बारे में बताना है। देखिए सबसे पहला अपन ने इंट्रोडक्शन बताया, जिसमें कि अपन ने बताया डर्मोइड का मतलब होता है स्किन लाइक, लाइंड बाय स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, कंटेन्स स्वेट, सीबम एंड डिस्क्वेमेटेड सेल्स। 4 टाइप्स, चारों के अपन को नाम लिखने हैं। उसके बाद पहले टाइप की बात करें तो कंजेनाइटल कहाँ पे लाई करता है? लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन पे लाई करेगा। सर इसकी साइड जो होती है वो मिड लाइन ऑफ बॉडी या फिर फेस हो सकती है। इसके टाइप की बात करेंगे हम क्लिनिकल फीचर्स के बाद। तो क्लिनिकल फीचर्स में सर पेनलेस होगा, स्लो ग्रोइंग होगा, ठीक है, चाइल्डहुड और 2nd to 3rd डिकेड ऑफ लाइफ में ये पाया जाएगा। स्वेलिंग की बात करें तो स्मूथ, सॉफ्ट, नॉन टेंडर, फ्लक्टुएंट और ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव स्वेलिंग होती है, ठीक है। क्या क्या है? एक तो स्मूथ स्वेलिंग होगी, स्मूथ के साथ साथ सॉफ्ट, नॉन टेंडर होगी, फ्लक्टुएंट होगी और ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव स्वेलिंग होगी, ठीक है। मोबाइल नहीं होती है, नॉन मोबाइल स्वेलिंग होगी, और जहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा तो उस बोन के नीचे रिजॉर्प्शन एंड इंडेंटेशन ऑफ द बोन बीनीथ यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो क्लिनिकल फीचर में मैंने आपको क्या क्या बताया कि पेनलेस और स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग होती है। एज जो होता है चाइल्डहुड से लेकर के 2 to 3rd डिकेड पे मिलेगा। स्वेलिंग के बारे में हमको बताना है स्मूथ, सॉफ्ट, नॉन टेंडर, फ्लक्टुएंट और ट्रांस इल्यूमिनेशन निगेटिव। नॉन मोबाइल स्वेलिंग होती है और बोन के नीचे रिजॉर्प्शन और इंडेंटेशन देखने के लिए मिल सकता है। इसके 6 टाइप्स होते हैं, कंजेनाइटल डर्मोइड के 6 टाइप्स। सबसे पहला
इस डायग्राम में, जो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड सिस्ट, और यहाँ पे ये आई कैंथस के पास पाया जाने वाला इंटरनल एंगुलर डर्मोइड सिस्ट। तो पहला कौन सा हुआ? एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड सिस्ट। दूसरा कौन सा हुआ? इंटरनल एंगुलर डर्मोइड सिस्ट। तीसरा कौन सा होगा? मीडियन नेसल डर्मोइड सिस्ट। यहाँ पे नाक के ऊपर जहाँ पे ये जो अपना जॉइंट है, मीडियन नेसल डर्मोइड सिस्ट थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ कौन सा है? प्री ऑरिकुलर डर्मोइड सिस्ट, हमारे ईयर के पहले और ईयर के बैक में पोस्ट ऑरिकुलर डर्मोइड सिस्ट। और लास्ट में हमारे टंग के नीचे सब लिंगुअल डर्मोइड सिस्ट। तो अब 6 कौन कौन से हैं मुझे बताइए। सबसे पहला एक्स्ट्रा एंगुलर, दूसरा है इंटरनल एंगुलर, तीसरा है बीच वाला मीडियन नेसल, चौथा है पेरी ऑरिकुलर डर्मोइड सिस्ट, पांचवा है पोस्ट ऑरिकुलर डर्मोइड सिस्ट, और छठवां है सब लिंगुअल डर्मोइड सिस्ट। तो 6 के नाम आपको याद करने हैं, एक्सटर्नल एंगुलर, इंटरनल एंगुलर, मीडियन नेसल, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर और सब लिंगुअल डर्मोइड सिस्ट। ये इसके 6 टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में एक ही तरीका होता है, इसका एक्सीजन करना होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में और क्या क्या इसमें डायग्नोसिस डिफरेंशिएट करनी होती है अपन को? सीबेशियस सिस्ट, लाइपोमा और न्यूरोफाइब्रोमा। तो ये 3 इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती हैं। कौन कौन सी? सीबेशियस सिस्ट, लाइपोमा और न्यूरोफाइब्रोमा। ट्रीटमेंट एक्सीजन होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इन्फेक्शन हो सकता है उस सिस्ट में, एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है, रप्चर हो सकता है, अल्सरेशन और हीमोरेज हो सकता है। तो आपको क्या क्या बताना है? सबसे पहला लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन में होता है, साइट्स बतानी है, मिड लाइन ऑफ बॉडी और फेस, इसके 6 टाइप्स बता दिए। क्लिनिकल फीचर्स में स्वेलिंग के बारे में बताया, पेनलेस स्लो ग्रोइंग एज के बारे में बताया, स्वेलिंग के फीचर्स बताए, नॉन मोबाइल होता है और बोन के नीचे जो जो फीचर्स वो शो करता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताई, ट्रीटमेंट बताया। कॉम्प्लिकेशन में क्या? इन्फेक्शन हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, रप्चर का फॉर्मेशन हो सकता है, अल्सर और हीमरेज हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और सीटी करा सकते हैं। तो यूएसजी, एक्सरे और सीटी इसकी इन्वेस्टिगेशंस हो गई। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट। इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिस्ट को इम्प्लांट किया जाता है। इम्प्लांट कैसे? देखिए, कुछ लोगों में रिपीटेड माइनर शार्प इंजरीज होती हैं। कुछ प्रोफेशंस में, जैसे कि वुमेन्स रेगुलरली किचन में काम करती हैं, टेलर्स जो होते हैं वो भी निडल का काम करते हैं, फार्मर्स जो होते हैं वो भी खेतीबाड़ी का काम करते हैं। तो इनमें रिपीटेड माइनर शार्प इंजरीज होती हैं, और रिपीटेड शार्प इंजरीज जो कि काफ़ी माइनर होती हैं, उनकी वजह से फ्यू एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं, कुछ एपिडर्मल सेल्स जो होंगी वो इम्प्लांटेड हो जाएंगी सबक्यूटेनियस प्लेन में। क्या बोल रहा हूँ? रिपीटेड माइनर शार्प इंजरीज की वजह से फ्यू एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं वो इम्प्लांटेड हो जाती हैं सबक्यूटेनियस प्लेन में, जो कि फर्दर डर्मोइड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। मुझे कहानी बताइए, सबसे पहला क्या था? कंजेनाइटल या फिर सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड था, लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन में पाया जाता था। दूसरा है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन से समझ में आ रहा है कि इसको इम्प्लांट किया जा रहा है। रिपीटेड माइनर शार्प इंजरीज की वजह से जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इम्प्लांट हो जाएंगी सबक्यूटेनियस प्लेन में, जो कि डर्मोइड सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वुमेन टेलर्स और फार्मर्स इसका एग्जाम्पल होते हैं। साइट क्या हो सकती है? फिंगर, पाम और सोल। तो रेगुलर यहीं पे रिपीटेड माइनर शार्प इंजरीज कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी? फिंगर में, पाम में और सोल में। तो वहीं पे डर्मोइड सिस्ट देखने के लिए मिलेगा। कौन से टाइप का? इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट। तीसरा कौन सा होता है? टेराटोमस डर्मोइड सिस्ट। अब टेराटोमा तो आप सभी जानते हैं, जो टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं उनसे जो ट्यूमर एराइज होता है। तो टोटीपोटेंट सेल्स से एराइज होने वाला जो ट्यूमर होगा उसमें क्या क्या कंटेन होता है? इक्टोडर्मल सेल्स होंगी, इंडोडर्मल सेल्स होंगी और मीडोडर्मल एलिमेंट्स होंगे। तो तीनों तरह के यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तीनों लेयर्स के, इक्टोडर्मल एलिमेंट्स भी, इंडोडर्मल एलिमेंट्स भी और मीजोडर्मल एलिमेंट्स भी। जैसे कि हेयर हो सकते हैं, टीथ हो सकते हैं, कार्टिलेजेस हो सकते हैं और बोन्स हो सकते हैं। तो ये जो टेराटोमस होते हैं इनको हम कहते हैं टेराटोमस डर्मोइड सिस्ट। टोटीपोटेंट सेल से ये एराइज होते हैं। ठीक है, तो तीसरा टाइप कौन सा हो गया? टेराटोमा टाइप का। साइट क्या होगी? ओवरी में देखने के लिए मिलते हैं, टेस्टिस में और रेट्रोपेरिटोनियम में देखने के लिए मिलते हैं। तो तीसरे टाइप का कहाँ पे साइट हो गया? ओवरी, टेस्टिस, रेट्रोपेरिटोनियम में। टोटीपोटेंट सेल से ये ट्यूमर एराइज होते हैं। इसमें इक्टोडर्मल, इंडोडर्मल और मीजोडर्मल एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया हेयर, टीथ, कार्टिलेज, बोन एटसेट्रा। अब लास्ट टाइप की बात होती है ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक डर्मोइड सिस्ट। चौथा टाइप कौन सा है? ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक डर्मोइड सिस्ट। इट इज अ ट्यूमर arising from
एक्टोडर्मल ट्यूब्स। तो ये एक तरह का ट्यूमर है जो कि एक्टोडर्मल ट्यूब से अराइज हो रहा है। एक्टोडर्मल ट्यूब्स कौन कौन सी होती हैं? थायरोग्लॉसल सिस्ट हो सकती है और डर्मॉइड सिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अपना ट्यूमर है कहाँ से अराइज हो रहा है? एक्टोडर्मल ट्यूब से अराइज होगा, इसलिए इसको ट्यूबलो एम्ब्रियोनिक डर्मॉइड सिस्ट कहते हैं। थायरोग्लॉसल सिस्ट इसका एग्जाम्पल होगा। ट्रीटमेंट क्या है इसका? करेक्शन मैं आपको अपने इस पे दे दूंगा। ट्रीटमेंट क्या है? एक्सीजन ऑफ सिस्ट इसका ट्रीटमेंट होता है। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक डेंटिजेरस सिस्ट के। डेंटिजेरस सिस्ट नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये सिस्ट कहीं ना कहीं टूथ को इन्वॉल्व कर रहा है। जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए, यह एक अनइरप्टेड टूथ है जिसके अराउंड एक सिस्ट का डेवलपमेंट हुआ है। तो इस सिस्ट को, जो कि एक अनइरप्टेड टूथ के अराउंड जो सिस्ट डेवलप होगा, उसे हम कहते हैं डेंटिजेरस सिस्ट। दिस सिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉलिक्यूलर ओडोंटोम। तो फॉलिक्यूलर ओडोंटोम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो डेफिनेशन के समझते हैं कि सिस्ट विच डेवलप्स फ्रॉम होल या फिर पार्ट ऑफ क्राउन, ठीक है। क्राउन का पूरा क्राउन भी इन्वॉल्व हो सकता है या फिर उसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है, ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ। मोस्ट कॉमनली परमानेंट मोलर टूथ्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जरा एक बार मेरे साथ बोलिए कि एक सिस्ट है विच डेवलप्स फ्रॉम होल या फिर पार्ट ऑफ क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ, जिसमें मोस्ट कॉमनली परमानेंट मोलर टूथ्स इन्वॉल्व होते हैं। और इस डायग्राम को आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। पैथोलॉजी समझते हैं कि जो अनइरप्टेड टूथ है, अनइरप्टेड टूथ कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता है सेल्स को, सराउंडिंग सेल्स को, उन सेल्स का फिर डीजनरेशन होगा और डीजनरेशन होने की वजह से फिर फर्दर डेंटिजेरस सिस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अनइरप्टेड टूथ क्या करेगा? कॉन्स्टेंटली इरिटेट करेगा सराउंडिंग सेल्स को, जिनकी वजह से उनका डीजनरेशन होगा और डेंटिजेरस सिस्ट का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। कहाँ पे डेवलप होता है? अनइरप्टेड टूथ के क्राउन के होल या फिर पार्ट को इन्वॉल्व करके सिस्ट डेवलप होता है। मोस्ट कॉमनली परमानेंट या फिर परमानेंट मोलर टूथ्स को इन्वॉल्व करता है। ये डायग्राम याद रखना है। साइट कहाँ पे है? मोस्ट कॉमनली लोअर जॉ यानी कि मैंडिबल इन्वॉल्व होता है। तो मोस्ट कॉमनली कौन सी बोन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है? मैंडिबल में यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, लोअर जॉ में, और मैक्सिला में भी ये देखने के लिए मिल सकता है। मोस्ट कॉमनली थर्ड मोलर टूथ, हमने यहाँ पे परमानेंट मोलर टूथ तो देखा था, लेकिन मोस्ट कॉमनली थर्ड मोलर टूथ यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो दो चीज़ याद रखनी है कि मैंडिबल और थर्ड मोलर टूथ यहाँ पे मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं, साइड्स होती हैं डेंटिजेरस सिस्ट का। क्लिनिकल फीचर समझते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में हम किसी भी स्वेलिंग के सबसे पहले क्या बताते हैं? उस स्वेलिंग के फीचर। तो पेनलेस स्वेलिंग होती है, स्मूथ और हार्ड दोनों तरह की हो सकती है। तो डेंटिजेरस सिस्ट कैसा हुआ? पेनलेस हुआ और स्मूथ और हार्ड दोनों तरह की देखने के लिए मिल सकती है। और कैसा? जो पेशेंट आएगा उसमें मोलर टूथ एब्सेंट होगा, क्योंकि अनइरप्टेड टूथ है। तो अनइरप्टेड टूथ, अगर अनइरप्टेड मोलर टूथ है और साथ में कोई स्वेलिंग है, तो डेंटिजेरस सिस्ट यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ एक सिस्ट होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जो मैंडिबल है उसका एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। जैसे जैसे सिस्ट का साइज बढ़ेगा, मैंडिबल का एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, और उसकी वजह से यहाँ पे मैंडिबल की थिनिंग भी देखने के लिए मिलेगी। और थिनिंग ऑफ मैंडिबल होने की वजह से यहाँ पे उसके क्रैकल होने के भी चांसेस होते हैं। तो एक शेल क्रैकलिंग भी इसको कहते हैं। तो एग शेल क्रैकलिंग यहाँ पे मैंडिबल की फीचर होती है, यहाँ पे डेंटिजेरस सिस्ट की। थिनिंग ऑफ मैंडिबल और एक्सपेंशन ऑफ मैंडिबल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है डेंटिजेरस सिस्ट में। जो सिस्ट होता है वो प्रिवेंट करता है इरप्शन ऑफ टूथ। क्या करेगा? सिस्ट जो होगा उसने टूथ को अपने अंदर यहाँ पे घेर रखा है, जिसकी वजह से टूथ फर्दर इरप्ट नहीं हो पाएगा। और लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथीलियम, स्क्वैमस एपिथीलियम के अराउंड लाइंड होता है सिस्ट, और इट प्रिवेंट्स द इरप्शन ऑफ टूथ। तो अभी तक हमने क्या क्या बताया? डेंटिजेरस सिस्ट जो होता है वो होल या फिर पार्ट ऑफ क्राउन को इन्वॉल्व करता है अनइरप्टेड टूथ के। मोस्ट कॉमनली परमानेंट मोलर टूथ इन्वॉल्व होते हैं। पैथोलॉजी समझाई कि जो अनइरप्टेड टूथ होता है वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता है सेल्स को, जिसकी वजह से सेल्स का डिजनरेशन होता है और डेंटिजेरस सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। साइड क्या होती है? लोअर जॉ मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है और थर्ड मोलर टूथ्स। स्वेलिंग की फीचर पेनलेस, स्मूथ और हार्ड हो सकते हैं। एब्सेंस ऑफ मोलर टूथ यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एक्सपेंशन ऑफ मैंडिबल और साथ साथ थिनिंग ऑफ मैंडिबल देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम कहते हैं एग सेल क्रैकलिंग। सिस्ट जो होगा वो प्रिवेंट करेगा इरप्शन ऑफ टूथ को, और लाइंड बाय होगा स्क्वैमस एपिथीलियम। इन्वेस्टिगेशन में हमें यहाँ पे ऑर्थोपेंटोमोग्राम करना होता है। तो याद रखना है ये वर्ड, ऑर्थोपेंटोमोग्राम हम करेंगे यहाँ पे डेंटिजेरस सिस्ट के लिए, जिसको हम कहते हैं ओपीजी। उसमें वेल डिफाइंड टूथ हमें नजर आएगा सिस्ट के अंदर।
तो ऑर्थोमोपेंटोमोग्राम ओपीजी के अंदर हमें हमें वेल डिफाइंड टूथ नजर आएगा, सिस्ट के अंदर टूथ इन द सिस्ट वेल डिफाइंड। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या है, अगर स्मॉल सिस्ट है तो उसको एक्सरसाइज करके निकाल देंगे। अगर लार्ज सिस्ट है तो इनिशियल स्टेज में, लार्ज सिस्ट के लिए इनिशियल स्टेज में मार्सुपियलाइजेशन करना होता है। मार्सुपियलाइजेशन का मतलब कि ये होता है कि जो सिस्ट है उसको ओपन करेंगे, उसके कंटेंट को ड्रेन करेंगे और जो एजेस हैं सिस्ट वॉल को, उसको सराउंडिंग म्यूकोसा से सूचर्ड कर देंगे ताकि एक परमानेंट ओपन पाउच बन जाएगा, जिससे कोई फर्दर सिस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा उस जगह पे और जो कंटेंट है वो अपने आप ही बाहर निकलता जाएगा। तो लार्ज सिस्ट के लिए इनिशियली क्या करा अपन ने, मार्सुपियलाइजेशन किया। वही लेटर बाद में क्या करना होता है, एक्सीजन करना होता है। अनइरप्टेड टूथ के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक्सीजन करना होता है। तो स्मॉल सिस्ट, लार्ज सिस्ट इन लेटर स्टेजेस और अनइरप्टेड टूथ के लिए एक्सीजन करना होता है और लार्ज सिस्ट इन इनिशियल स्टेजेस के लिए मार्सुपियलाइजेशन करना होता है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बस आपको मेरे साथ बैठ के रटना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में 3 चीज़ें याद रखनी है, एडमेंशियोमा, डेंटल सिस्ट, ठीक है, जो कि ऑकर्स अंडर रूट ऑफ क्रॉनिकली इन्फेक्टेड डेड इरप्टेड टूथ। तो जो हमारी क्रॉनिकली इन्फेक्टेड डेड इरप्टेड टूथ्स में देखने के लिए मिलेगा, उसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन उनके रूट्स में जब होगा तो उसे हम कहते हैं डेंटल सिस्ट। तो डेंटल सिस्ट हमारे इरप्टेड टूथ में देखने के लिए मिलता है, उनमें क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है रूट में। और डेंटेजरस सिस्ट में क्या होता है, क्राउन इन्वॉल्व होता है, होल या फिर पार्ट, और अनइरप्टेड टूथ में देखने के लिए मिलता है। तो 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस, एडमेंशियोमा, डेंटल सिस्ट और ओस्टियोक्लास्टोमा। तो ठीक है, मुझे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दीजिए। एडमेंशियोमा होगा सर, डेंटल सिस्ट होगा और ऑस्टियोक्लास्टोमा होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट में स्मॉल सिस्ट के लिए एक्सीजन, लार्जर सिस्ट के लिए इनिशियल स्टेज में मार्सुपियलाइजेशन, लेटर में एक्सीजन और अनइरप्टेड टूथ के लिए भी एक्सीजन करना होता है। इन्वेस्टिगेशन में ऑर्थोपेंटोमोग्राम करना होता है सर, जिसके सिस्ट में वेल डिफाइंड टूथ नजर आता है। सिस्ट जो होता है वो प्रिवेंट करता है इरप्शन ऑफ टूथ को, लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम। याद हो गया, याद करना पड़ेगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार देख लेना वीडियो, आराम से तुम पेपर में अच्छे से लिख करके आओगे। अगला टॉपिक है ब्रैंकियल सिस्ट। ब्रैंकियल सिस्ट जो होता है, आपको सिर्फ एक इमेज याद रखनी है, ये डायग्राम। ब्रैंकियल सिस्ट कहीं कोई भी बोले तो गर्दन में आपको ये स्वेलिंग याद कर लेनी है। ठीक है, होता क्या है मैं समझाता हूँ। जो ब्रैंकियल सिस्ट होता है, इट इज़ अ वेस्टिजियल रेमनेंट। क्या है, ये एक सिस्ट है जो कि अराइज होता है वेस्टिजियल रेमनेंट से, यानी वेस्टिजियल बचा कुचा किस चीज़ का, सेकेंड ब्रेकियल आर्क। तो सेकेंड ब्रेकियल आर्क से एक वेस्टिजियल रेमनेंट रह जाता है जो कि सिस्ट का फॉर्म ले लेता है। तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखने वाले हैं, इट इज़ अ सिस्ट which arises from vestigial remnants of second branchial arc। सेकेंड ब्रैंकियल आर्क से वेस्टिजियल रेमनेंट सिस्ट का फॉर्मेशन कर देता है, उसे हम कहते हैं ब्रैंकियल सिस्ट। नीचे बताऊंगा, इस डायग्राम से अच्छे से समझेंगे। किससे लाइंड होता है, इट इज ऑल्सो लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। इट कंटेन्स टूथपेस्ट लाइक मटेरियल। टूथपेस्ट लाइक मटेरियल इसका कंटेंट होता है। डर्मोइड सिस्ट के कंटेंट क्या थे, डर्मोइड सिस्ट के यहाँ पे स्वेट था, सीबम था और डी स्क्वेमेटेड सेल्स था। लेकिन ब्रैंकियल सिस्ट का जो कंटेंट होता है वो टूथपेस्ट लाइक मटेरियल होता है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स यहाँ पे ब्रैंकियल सिस्ट में देखने के लिए मिले थे। ठीक है, तो अपन ने इंट्रोडक्शन में ब्रैंकियल सिस्ट में हमें क्या बताना है, सिस्ट विच अराइजेस फ्रॉम वेस्टिजियल रेमनेंट्स ऑफ सेकेंड ब्रैंकियल आर्क। सेकेंड ब्रैंकियल आर्क के वेस्टिजियल रेमनेंट से जो सिस्ट का फॉर्मेशन होगा उसे हम ब्रैंकियल सिस्ट कहते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। कंटेंट क्या होता है, टूथपेस्ट लाइक मटेरियल, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। डेवलपमेंट समझते हैं। अब देखिए, इस डायग्राम को देखिएगा, ये हमारे फेरिंजियल आर्चेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। इसमें से जो सेकेंड फेरिंजियल आर्क है, सेकेंड फेरिंजियल आर्क से एक ग्रोथ निकलती है। ठीक है, वो सभी में देखने के लिए मिलता है, एम्ब्रियोनिकली सभी में वो ग्रोथ निकलती है। वो ग्रोथ फिफ्थ ब्रैंकियल आर्क से यहाँ पे फ्यूज होती है। ठीक है, तो ग्रोथ फ्रॉम सेकेंड फेरिंजियल आर्क मीट्स फिफ्थ आर्क एंड फ्यूज, और फ्यूज हो जाती है। तो सेकेंड फेरिंजियल आर्क से ग्रोथ निकलती है और फिफ्थ आर्क में आकर के फ्यूज हो जाती है और एक सिस्ट का फॉर्मेशन करती है। नॉर्मली वो जो सिस्ट है नॉर्मल पीपल में डिसअपियर हो जाता है, लेकिन अगर वह सिस्ट परसिस्ट कर गया
तो ब्रैंकियल सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ में आया ब्रैंकियल सिस्ट क्या होता है और इसे वेस्टिजियल रेमिनेंट क्यों कह रहे हैं। सेकेंड फेरिंजियल आर्क से एक ग्रोथ निकलती है जो कि फिफ्थ आर्क में जाकर के मीट करके फ्यूज कर लेती है और एक सिस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। नॉर्मली वो सिस्ट डिसअपियर हो जाती है, लेकिन जिनमें ये सिस्ट परसिस्ट हो जाती है उसमें ये ब्रैंकियल सिस्ट का फॉर्मेशन ले लेती है। और साथ ही साथ में अगर ये जो फ्यूजन है, अगर यहाँ पे फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, फेल टू फ्यूज अगर यहाँ पे हुआ, तो एक फिस्चुला का फॉर्मेशन होगा जिसे हम कहते हैं ब्रैंकियल फिस्चुला, और यहाँ पे एक सर्वाइकल साइनस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर फ्यूजन हो गया और परसिस्ट रह गया तो ब्रैंकियल सिस्ट, अगर फ्यूजन नहीं हो पाया तो एक फिस्चुला का फॉर्मेशन होगा। फिस्चुला मतलब एक तरह का रास्ता जिसे हम कहेंगे ब्रैंकियल फिस्चुला, और एक साइनस का फॉर्मेशन होगा जिसे कहेंगे सर्वाइकल साइनस। If the growth fails to fuse, it forms cervical sinus and an opening, cervical sinus के साथ opening जिसे हम कहेंगे क्या, ब्रैंकियल फिस्चुला। ब्रैंकियल फिस्चुला कहते हैं उसे, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, बहुत प्यारा डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है और आपको बहुत सारे मार्क्स दे करके जाएगा। ईटियोलॉजी समझते हैं। तो ब्रैंकियल सिस्ट क्या होता है, परसिस्ट कर जाता है। जो सिस्ट बनता है कब, जब सेकेंड फेरिंजियल आर्क से फिफ्थ आर्क तक एक ग्रोथ जाकर के मीट करता है। अगर वो परसिस्ट कर गया तो ब्रैंकियल आर्क बनेगा, नॉर्मली डिसअपियर होता है। और अगर फ्यूज ही नहीं हो पाया तो एक साइनस और एक ओपनिंग बनाएगा जिसे हम कहते हैं ब्रैंकियल फिस्चुला। इस तरीके से यहाँ पे मोस्ट कॉमनली यूनिलैटरल देखने के लिए मिलता है और ये इस तरीके से यहाँ पे इसकी स्वेलिंग अपीयर होती है। ईटियोलॉजी समझते हैं। देखिए कॉन्जेनाइटल होता है, लेकिन जो स्वेलिंग होती है वो मोस्टली सेकेंड टू थर्ड डिकेड्स ऑफ लाइफ में अपीयर होती है। मेल और फीमेल्स में बराबर देखने के लिए मिलती है और मोस्ट कॉमनली यूनिलैटरल ही ये देखने के लिए मिलती है। तो ईटियोलॉजी में ब्रैंकियल सिस्ट के हमें 3 चीज़ें बतानी है कि सेकेंड टू थर्ड डिकेड्स मेल और फीमेल में इक्वल और मोस्टली यूनिलैटरल देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर यानी कि स्वेलिंग की बात करेंगे। स्वेलिंग जो होती है वो पेनलेस होती है और सॉफ्ट स्वेलिंग होती है। तो पेनलेस और सॉफ्ट स्वेलिंग होगी अपर 1/3 ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल पे। यहाँ पे हमारी जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होती है उसके अपर 1/3 एरिया में ये स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। कहाँ पे प्रेजेंट होती है, अपर 1/3 ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के में यहाँ पे इसका जो साइट होता है वो देखने के लिए मिलता है। पेनलेस और सॉफ्ट होती है। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के अपर 1/3 में ये एरिया इसका होता है। फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होता है और ट्रांस इल्यूमिनेशन प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर ये स्वेलिंग इन्फेक्टेड हो गई तो पेनफुल भी हो जाएगी और एब्सेस का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो ज़रा मुझे एक बार इसके स्वेलिंग की यानी कि क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बताना। सबसे पहले स्वेलिंग की बात करेंगे तो पेनलेस होगी, सॉफ्ट होगी, अपर 1/3 ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, फ्लक्चुएशन पॉजिटिव होगा, ट्रांस इल्यूमिनेशन प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अगर इन्फेक्टेड हो गई तो पेनफुल होगी और एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में किसी भी स्वेलिंग की इन्वेस्टिगेशन में सबसे कॉमनली हम FNAC कराते हैं। तो इसके FNAC में टूथपेस्ट लाइक मटेरियल याद करो ऊपर बताया था, और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स यहाँ पे फाउंड होंगे FNAC में। तो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स मिलेंगे। MRI कराना पड़ेगा, प्री ऑपरेटिव प्लानिंग। MRI करेंगे, अगर हमें इसको ऑपरेट करके निकालना है तो MRI कराना पड़ सकता है ताकि हम इसकी डेप्थ जान सकें। तो MRI करेंगे प्री ऑपरेटिव प्लानिंग के लिए, और FNAC कराएंगे जिसमें हमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स मिलेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है, देखिए हमने फर्स्ट डे के लेक्चर में पढ़ा था सर्वाइकल TB, उसमें हमने पढ़ा था कोल्ड एब्सेस। तो यहाँ पे लगभग इसी इलाके में नेक में या फिर अपर चेस्ट के एरिया में यहाँ पे कोल्ड एब्सेस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहला हो गया कोल्ड एब्सेस, दूसरा लाइपोमा और तीसरा लिम्फ एडेनाइटिस। तो 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको लिखना है, कोल्ड एब्सेस, लिम्फेडेनाइटिस और लाइपोमा। इन्वेस्टिगेशन देख लिए, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, ईटियोलॉजी देख ली, उसकी डेवलपमेंट देख लिया। मैनेजमेंट में क्या करेंगे, एक्सीजन अंडर जनरल एनेस्थीसिया, एक्सीजन करना होता है जनरल एनेस्थीसिया के अंडर पे, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे ब्रैंकियल सिस्ट की। इसके बाद बात करते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की।
क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों ही 5 मार्क्स में यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। दोनों को साथ में पढ़ेंगे, दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कैसे होता है। तो देखिए इनकी ईटियोलॉजी तो लगभग कॉमन होती है, तो इनकी ईटियोलॉजी दोनों की आपको सेम लिखनी है, ठीक है। तो ईटियोलॉजी हो गई, उसके बाद हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के कॉजेस पढ़ेंगे, साथ में कंपेयर करेंगे, टाइप्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। ईटियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो जो बेबी बॉर्न होगा उसमें क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है। तो ईटियोलॉजी में सबसे पहला पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। दूसरा, लेट मैटरनल एज, अगर मैटरनल एज लेट है, 30 ईयर्स से ज़्यादा है, तो भी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। याद करिए मैं सबसे पहले किस चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ईटियोलॉजी। तो दोनों की ईटियोलॉजी आपको लगभग सेम लिखनी है और ऐसे के ऐसे डायग्राम आपको टीप देने हैं जिससे 5 में से 5 देने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा भाई, ठीक है। तो ये जो नोट्स आपके लिए लेकर के आया हूँ ना, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। ये डायग्राम्स, ये यूनिक डायग्राम्स आपको किसी भी बुक में देखने के लिए नहीं मिलेंगे और आपको ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट लेना पड़ेगा, ना आपको किसी और टीचर से पढ़ना पड़ेगा, ना कोई बुक से पढ़ना पड़ेगा। हर सारे कंटेंट को मैंने सेलेक्ट करके आपको बस इन 1-2 पेज की नोट्स में डाल दिया है। तो ज़्यादा मत सोचो, नोट्स को प्रिंट करा लेना, ख़रीद लेना, मुझसे ले लेना, लेकिन पढ़ना और सिर्फ इसी से पढ़ना, सर्जरी की टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, लेट मैटरनल एज यानी कि ग्रेटर देन 30 ईयर्स ऑफ एज, और प्रेगनेंसी के टाइम पे यहाँ पे कैसे फीचर्स, कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो विटामिन ए एंड बी डिफिशियंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर विटामिन ए और बी डिफिशियंसी है, रेडिएशन एक्सपोजर है, रूबेला इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, फोलेट एंड जिंक डिफिशियंसी है, कुछ ड्रग्स अपन अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर फीमेल ले रही है जैसा कि स्टेरॉइड्स और डायज़ेपैम और वेल्प्रोएट, स्मोकिंग और अल्कोहल है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो भी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट हो सकता है, ठीक है। तो इतना तो आप एक बार प्लीज़ मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला, अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है और लेट मैटरनल एज है ग्रेटर देन 30 ईयर्स, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, लेट मैटरनल एज है और प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर विटामिन ए एंड विटामिन बी डिफिशियंसी है, रेडिएशन एक्सपोजर है, रूबेला इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, फोलेट एंड जिंक डिफिशियंसी है, ड्रग्स में स्टेरॉइड्स, डायज़ेपैम एंड वेल्प्रोएट है, ठीक है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे फीमेल कर रही है, तो भी क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ सिंड्रोम्स हैं जैसे कि वेंडरवुड सिंड्रोम और स्टिकलर सिंड्रोम, तो ये 2 सिंड्रोम भी एसोसिएट होते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट से। मेल फीमेल रेशियो समझते हैं, ये डिफरेंट है एक चीज़। क्लेफ्ट लिप का जो मेल फीमेल रेशियो है वो 2:1 है, यानी कि मेल 2 फीमेल 1 क्लेफ्ट लिप के लिए, वहीं क्लेफ्ट पैलेट के लिए 1:2 है, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट में मेल 1 और फीमेल 2। तो क्लेफ्ट पैलेट फीमेल में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है और क्लेफ्ट लिप मेल में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गई बात ईटियोलॉजी की। अब इसमें ये एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा बड़ा सा, ये जो डायग्राम है ये हमारे फेस के डेवलपमेंट को कॉज करने वाले प्रोसेसेस के बारे में है। आगे हम ये समझेंगे कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट यहाँ पे किन चीज़ों से डेवलप होता है। तो कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि हमारे पूरे फेस को डेवलप कराते हैं, जिसमें कि मैंडिबुलर प्रोसेस होता है, मैक्सिलरी प्रोसेस होते हैं, लेटरल नेसल प्रोसेस होते हैं, मीडियन नेसल प्रोसेस होते हैं और फ्रंटो नेसल प्रोसेस होते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है क्लेफ्ट लिप कराने में। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा कि मैंडिबुलर प्रोसेस है, मैक्सिलरी प्रोसेस है, लेटरल नेसल प्रोसेस है, मीडियन नेसल प्रोसेस है और फ्रंटो नेसल प्रोसेस है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे, इन डायग्राम्स पे आएंगे जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट लिप के कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मीडियन नेसल एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। देखिए ऊपर हमने बात करी थी किसकी, मीडियन नेसल और मैक्सिलरी प्रोसेस के। तो इनके एबनॉर्मल डेवलपमेंट की वजह से यहाँ पे क्लेफ्ट लिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व है क्लेफ्ट लिप में, मीडियन नेसल और मैक्सिलरी प्रोसेस। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, तो आप क्लेफ्ट लिप जब लिखोगे तो उसमें कॉजेस बताओगे क्या, कि एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है मीडियन नेसल एंड मैक्सिलरी प्रोसेस का। वही क्लेफ्ट पैलेट में जो कॉज होता है
वो फेलियर ऑफ फ्यूजन होता है। क्या है? फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पैलाटाइन प्रोसेसेस। यहाँ पे दो पैलाटाइन प्रोसेस जो हैं, पैलाटाइन प्रोसेसेस के आपस में फेलियर ऑफ फ्यूजन की वजह से यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट होता है। ठीक है, तो क्लेफ्ट लिप में क्या हुआ? एबनॉर्मल डेवलपमेंट है मीडियन नेसल एंड मैक्सिलरी प्रोसेस का, और क्लेफ्ट पैलेट में कॉज क्या है? फेलियर ऑफ फ्यूजन है यहाँ पे टू पैलाटाइन प्रोसेस का। ठीक है, यहाँ पे मीडियन नेसल एंड मैक्सिलरी प्रोसेस है क्लेफ्ट लिप में, और यहाँ पे पैलाटाइन प्रोसेस है यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट में। सबसे पहली चीज जो आपने लिखी वो कॉजेस थी। उसके बाद आप बताओगे कि क्लेफ्ट पैलेट में जो पैलेट है वो डेवलप होता है तीन कंपोनेंट से। पैलेट जो होता है वो किससे डेवलप होता है? तीन कंपोनेंट से, जिसमें एक प्रीमैक्सिला होता है और दो पैलाटाइन प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट से पैलेट डेवलप होता है जिसमें एक प्रीमैक्सिला और दो पैलाटाइन प्रोसेस होते हैं, और इनका आपस में वाई शेप में फ्यूजन होता है। तो पैलेट में क्या होता है? वाई शेप में फ्यूजन होता है जिसमें दो पैलाटाइन प्रोसेस होते हैं और एक प्रीमैक्सिला होता है। तो सबसे पहले हमें कॉजेस बताना है। क्लेफ्ट लिप में क्या कॉज होते हैं? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मीडियन नेसल एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। और क्लेफ्ट पैलेट के कॉजेस क्या होते हैं? फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पैलाटाइन प्रोसेस। पैलेट का जो डेवलपमेंट होता है वो तीन कंपोनेंट से होता है, एक प्रीमैक्सिला और दो पैलाटाइन प्रोसेस, जिनका आपस में वाई शेप में फ्यूजन होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। तो क्लेफ्ट लिप के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला टाइप होता है सेंट्रल, यानी कि जिसे हम हेयर लिप भी कहते हैं। तो ये रहा क्लेफ्ट लिप, सबसे पहला टाइप जो कि सेंट्रल है, इसको कहते हैं टाइप 1 यानी कि हेयर लिप। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रल में यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिल रही है। वही टाइप 2 जो कि एक साइडेड यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिलती है। सेंट्रल वाली सेंटर में मिलेगी और दूसरी वाली जो होगी वो एक साइडेड यहाँ पे होगी। तो पहली टाइप है सेंट्रल हेयर लिप, ये फ्यूजन डिफेक्ट बिटवीन टू मीडियन नेसल प्रोसेस। तो क्लेफ्ट लिप में मुझे बताइए कौन कौन से प्रोसेस थे? मीडियन नेसल और मैक्सिलरी प्रोसेस थे। तो यहाँ पे सेंट्रल में क्या है? फ्यूजन डिफेक्ट है टू मीडियन नेसल प्रोसेस के बीच में। दो मीडियन नेसल प्रोसेस होते हैं, उनके आपस में यहाँ पे फ्यूजन डिफेक्ट की वजह से, टू मीडियन नेसल प्रोसेस के फ्यूजन डिफेक्ट की वजह से सेंट्रल टाइप ऑफ क्लेफ्ट लिप देखने के लिए मिलता है। वहीं दूसरा जो लेटरल साइड होता है वो मोस्ट कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन सेंट्रल नहीं होता है, मोस्ट कॉमन होता है लेटरल। ये फ्यूजन डिफेक्ट होता है मीडियन नेसल प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। यहाँ पे एक साइड के मीडियन नेसल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस के बीच में फ्यूजन डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से लेटरल काइंड ऑफ क्लेफ्ट लिप देखने के लिए मिलेगा, और लेटरल मोस्ट कॉमन होता है। तो ठीक है, उसके बाद अब मुझे एक बार क्लेफ्ट लिप में इतना बता दीजिए। तो क्लेफ्ट लिप जो होता है उसके कॉज क्या होते हैं? एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है मीडियन नेसल एंड मैक्सिलरी प्रोसेस का। इसका टाइप में सबसे पहला सेंट्रल देखा था, जिसको हेयर लिप कहते हैं। फ्यूजन डिफेक्ट था टू मीडियन नेसल प्रोसेस के बीच में आपस में। दूसरा था लेटरल जो कि मोस्ट कॉमन था। फ्यूजन डिफेक्ट बिटवीन मीडियन नेसल प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस है यहाँ पे। तीसरा जो टाइप होता है इसमें थर्ड ए में कंप्लीट और इनकम्प्लीट होते हैं। तो जो कंप्लीट टाइप होता है वो एक्सटेंड करता है अप टू द फ्लोर ऑफ नोज। वहीं इनकम्प्लीट टाइप जो होगा वो डज नॉट एक्सटेंड अप टू द फ्लोर ऑफ नोज। तो सेंट्रल, लेटरल, थर्ड ए में कंप्लीट, थर्ड बी में इनकम्प्लीट, और फोर्थ होता है सिंपल, जिसमें सिर्फ क्लेफ्ट लिप होता है। और फोर्थ ए होगा सिंपल, फोर्थ बी होगा कंपाउंड, जिसमें क्लेफ्ट लिप के साथ साथ क्लेफ्ट ऑफ एल्वियोलस। एल्वियोलस जो होता है यहाँ पे, एल्वियोलस वो वाला एल्वियोलस नहीं है, एल्वियोलर प्रोसेस की बात कर रहा है मैक्सिला के। तो चार टाइप्स आप मुझे बताइए। सबसे पहला क्लेफ्ट लिप का सेंट्रल टाइप जो कि फ्यूजन डिफेक्ट होता है टू मीडियन नेसल प्रोसेस के बीच में। दूसरा होता है लेटरल जो कि मोस्ट कॉमन होता है, फ्यूजन डिफेक्ट बिटवीन मीडियन नेसल प्रोसेस एंड मैक्सिलरी प्रोसेस। थर्ड ए होता है कंप्लीट विच एक्सटेंड्स अप टू द फ्लोर ऑफ नोज, और थर्ड बी होता है इनकम्प्लीट विच डजंट एक्सटेंड अप टू द फ्लोर ऑफ नोज। फोर्थ ए जो होता है इसमें सिर्फ क्लेफ्ट लिप होता है, और फोर्थ बी जो होता है वो कंपाउंड होता है, जिसमें क्लेफ्ट लिप के साथ साथ क्लेफ्ट ऑफ एल्वियोलस भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्लेफ्ट पैलेट में। कॉजेस क्या थे? फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ टू पैलेटाइन प्रोसेस। पैलेट जो होता है वो डेवलप होता है तीन कंपोनेंट से, जिसमें एक प्रीमैक्सिला और दो पैलेटाइन प्रोसेस होते हैं, जिनका आपस में वाई शेप में फ्यूजन होता है। इसके टाइप की बात करें तो सबसे पहला होता है कंप्लीट टाइप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट। फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ पैलाटाइन प्रोसेस एंड प्रीमैक्सिला। तो कंप्लीट में क्या होता है? यहाँ पे पैलाटाइन प्रोसेस और प्रीमैक्सिला, यहाँ पे तीनों पे ही फ्यूजन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो फेलियर ऑफ फ्यूजन है यहाँ पे पैलाटाइन प्रोसेस और प्रीमैक्सिला, यहाँ पे तीनों कंपोनेंट के बीच में यहाँ पे फेलियर है फ्यूजन का। तो ये कंप्लीट टाइप ऑफ क्लेफ्ट पैलेट बनाएगा।
दूसरा होता है इनकम्प्लीट, जिसमें फ्यूजन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है यहाँ पे आपस में तीनों कंपोनेंट्स के बीच में। तो क्या है कंप्लीट टाइप, जिसमें फेलियर होता है फ्यूजन में पैलाटाइन प्रोसेस और फिर मैक्सिला में, और इनकम्प्लीट टाइप जिसमें कि इनकम्प्लीट फ्यूजन देखने के लिए मिलता है तीनों कंपोनेंट में। अब सेकंड का ए टाइप होता है बाइफिड यूवुला। ठीक है, इसमें देख सकते हैं बाइफिड यूवुला, इस जिसमें कि जो यूवुला है वो बाइफिड है। यूवुला यहाँ पे बाइफिड होगा, देख सकते हैं यहाँ पे दो यहाँ पे यूवुला यहाँ पे बाइफिड हो रखे हैं। और दूसरा होता है बाइफिड सॉफ्ट पैलेट। यूवुला के यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट भी यहाँ पे बाइफिड होता है टाइप बी, और टाइप सी जो होता है उसमें बाइफिड सॉफ्ट पैलेट के साथ साथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट भी यहाँ पे बाइफिड हो जाता है। तो सबसे पहला जिसमें यूवुला बाइफिड है, और दूसरा इसमें सॉफ्ट पैलेट भी बाइफिड है, और तीसरा सॉफ्ट पैलेट के साथ साथ हार्ड पैलेट का भी पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पे बाइफिड है। तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट में बाइफिड यूवुला, बाइफिड सॉफ्ट पैलेट और बाइफिड सॉफ्ट पैलेट एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट। तो ये यहाँ पे टाइप्स हो गए क्लेफ्ट पैलेट के। तो यहाँ पे कॉजेस की बात हो गई क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की, और टाइप्स की बात हो गई इन दोनों की। उसके साथ साथ हमने ईटियोलॉजी की बात कर ली, और ये डायग्राम्स आपको बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो क्लेफ्ट लिप के जो कॉम्प्लिकेशन है, सबसे पहला अगली फेस अगली दिखता है, डिफेक्टिव सकिंग होगी यहाँ पे बेबी की, डिफेक्टिव डेंटिशंस होंगे, और स्पीच डिफेक्टिव होगी, और फोनेशन डिफेक्टिव होंगे। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत आती है, जैसे कि बी, डी, के, टी, एम। कहीं ना कहीं आपने क्लेफ्ट लिप के पेशेंट्स देखे ही होंगे। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, अगली फेस, डिफेक्टिव सकिंग, डिफेक्टिव डेंटिशन, डिफेक्टिव स्पीच एंड फोनेशन, प्रॉब्लम ऑफ बी, डी, के, टी, एम। ठीक है, और क्लेफ्ट पैलेट में क्या क्या दिक्कत आती है, डिफेक्टिव सकिंग होगी, डिफेक्टिव डेंटिशन होगा, डिफेक्टिव स्पीच बी, डी, के, पी, टी, एम, ये सारे वर्ड्स बोलने में दिक्कत आएगी। डिफेक्टिव हियरिंग भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जिसके साथ साथ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया भी यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो डिफेक्टिव हियरिंग ये एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे ऐड हुई है। डिफेक्टिव स्मेल भी यहाँ पे ये ऐड हुआ है, और एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है। अगर काफ़ी लंबा यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट है, काफ़ी डीप है, तो एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है। डिफेक्टिव हियरिंग और डिफेक्टिव स्मेल ये भी ऐड हुआ है। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो क्लेफ्ट लिप में मिलार्ड क्राइटेरिया करके एक क्राइटेरिया है, जिसमें रूल ऑफ 10 होता है, जो कि आपसे 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, रूल ऑफ 10 या फिर मिलार्ड क्राइटेरिया। तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, 2 मार्क्स के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लेफ्ट लिप की बात कर रहे हैं, मिलार्ड क्राइटेरिया रूल ऑफ 10 कहते हैं, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं। 10 पाउंड मैनेजमेंट कब करना होता है, ये मैनेजमेंट का क्राइटेरिया। सबसे पहले आप लिखोगे मिलार्ड क्राइटेरिया, इट इज़ अ मैनेजमेंट क्राइटेरिया फॉर क्लेफ्ट लिप। तो क्लेफ्ट लिप के लिए मैनेजमेंट क्राइटेरिया होता है, इट इज़ अ रूल ऑफ 10, जिसमें कि यहाँ पे बच्चे का एटलीस्ट 10 पाउंड वेट होना चाहिए। 10 पाउंड वेट मतलब कि 4.5 kg, 10 वीक्स ओल्ड होना चाहिए बच्चा, और उसमें 10 ग्राम% हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए। तो 3 चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए मिलार्ड क्राइटेरिया में, 10 पाउंड वेट यानी कि 4.5 kg, 10 वीक्स ओल्ड होना चाहिए बच्चा, और 10 ग्राम% हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ये होते हैं मिलार्ड क्राइटेरियाज। टाइमिंग ऑफ सर्जरी क्या होता है, बिफोर 6 मंथ ऑफ एज। तो 6 मंथ ऑफ एज के पहले यहाँ पे इस सर्जरी को करना होता है। इसमें टेनिसन्स जेड प्लास्टी करनी होती है। क्या नाम है उस मेथड का, टेनिसन्स जेड प्लास्टी। टेनिसन जेड प्लास्टी हम क्लेफ्ट लिप के लिए कर रहे हैं, याद रखिएगा, टेनिसन जेड प्लास्टी बोलते हैं। इसमें जेड शेप में यहाँ पे रिपेयर करना होता है। आप देख सकते हैं ये जो फोल्ड्स हैं इनको यहाँ पे सूचर कर दिया गया है, रिपेयर कर दिया गया है। तो 3 लेयर यहाँ पे लिप रिपेयर किया जाता है, 3 लेयर लिप रिपेयर किया जाता है, जिसमें म्यूकोसा, मसल और स्किन को इन्वॉल्व किया जाता है। तो आपको मैनेजमेंट में क्या लिखना है, मैनेजमेंट में मिलार्ड क्राइटेरिया बताना है, जिसमें 10 पाउंड वेट, 10 वीक्स ओल्ड, 10 ग्राम% हीमोग्लोबिन होना चाहिए, बिफोर 6 मंथ ऑफ एज यहाँ पे होनी चाहिए। मेथड का नाम है टेनिसन्स जेड प्लास्टी। ये डायग्राम अगर आप बना पाओ तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 लेयर यहाँ पे लिप रिपेयर किया जाता है, जिसमें म्यूकोसा, मसल और स्किन को इन्वॉल्व किया जाता है। क्लेफ्ट पैलेट के मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, इसका जो क्राइटेरिया होता है, क्लेफ्ट पैलेट की बात कर रहे हैं। क्लेफ्ट पैलेट का जो क्राइटेरिया होता है 10 kg वेट होता है। यहाँ पे 4.5 kg यानी कि 10 पाउंड्स वेट था, 10 kg वेट होना चाहिए,
10 मंथ्स ऑफ एज होनी चाहिए एटलीस्ट, और 10 ग्राम % हीमोग्लोबिन होना चाहिए। यहाँ पे क्लेफ्ट लिप में वेट एज कितना है, 10 वीक्स ओल्ड। क्लेफ्ट पैलेट में एज कितना है, 10 मंथ। यहाँ पे 10 ग्राम % हीमोग्लोबिन, 10 ग्राम % हीमोग्लोबिन। वेट 4.5 kg, 10 पाउंड्स, और यहाँ पे 10 kg। ऐसे याद रख लीजिए कि जो क्लेफ्ट पैलेट है वो बाद में ट्रीट किया जाता है और क्लेफ्ट लिप पहले ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो 10 kg वेट, 10 मंथ की एज और 10 ग्राम % हीमोग्लोबिन। टाइमिंग क्या होगी सर्जरी की, बिटवीन 10 to 18 मंथ्स ऑफ एज। इसकी क्या थी क्लेफ्ट लिप की, 6 मंथ ऑफ एज। याद कैसे रखना है कि सबसे पहले क्लेफ्ट लिप को ट्रीट करेंगे, उसके बाद क्लेफ्ट पैलेट को ट्रीट करेंगे। 10 से 18 दोनों को माइनस किया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, 10 से 18 मंथ ऑफ एज, ठीक है। तो VY पुश बैक पैलेटोप्लास्टी यहाँ पे करनी होती है। क्लेफ्ट लिप की जो यहाँ पे मेथड होता है उसका नाम क्या था, टेनिसंस जेड प्लास्टी। और यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट की यहाँ पे जो मेथड होती है उसको कहते हैं VY पुश बैक पैलेटोप्लास्टी, याद रखना है, ठीक है। VY पुश बैक पैलेटोप्लास्टी। क्लेफ्ट लिप में क्या था, टेनिसंस जेड प्लास्टी। क्लेफ्ट पैलेट में क्या है, VY पुश बैक पैलेटोप्लास्टी। इसमें क्या करना होता है, 3 म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप रेस किए जाते हैं। यहाँ पे भी 3 लेयर में लिप रिपेयर किया गया था, म्यूकोसा, मसल और स्किन में। यहाँ पे 3 म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप रेस किए जाते हैं। जो पैलेट होगा उसको 3 लेयर में क्लोज किया जाता है। सबसे पहला नेसल लेयर, दूसरा मसल लेयर और तीसरा ओरल लेयर। वाई शेप में, VY पुश बैक पैलेटोप्लास्टी नाम है। तो वाई शेप में यहाँ पे इसको यहाँ पे रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे Z शेप में रिपेयर था। इसमें 3 म्यूकोपेरियोस्टियल फ्लैप रेस करके पैलेट को 3 लेयर में क्लोज किया जाता है, जिसमें नेसल लेयर, मसल लेयर और ओरल लेयर को इन्वॉल्व किया जाता है। इस तरह से VY पुश बैक पैलेटोप्लास्टी कहते हैं। वाई शेप में यहाँ पे इसमें रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की। तो इसको एक बार प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा, खास करके इसके इटियोलॉजी एक बार याद कर लीजिएगा, डायग्राम खुद से बना लीजिएगा, कॉजेज और टाइप्स रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस लगभग सेम होते हैं एक्सेप्ट दीज 3। मैनेजमेंट में मिलार्ड क्राइटेरिया, टेनिसन जेड प्लास्टी, ये होते हैं क्लेफ्ट लिप के लिए। और ये क्राइटेरिया 10 kg वेट, 10 मंथ ऑफ एज, 10 ग्राम ह्यूमर, ये होता है क्लेफ्ट पैलेट के लिए। VY पुश बैक पैलेटोप्लास्टी किया जाता है और 3 लेयर में पैलेट को क्लोज किया जाता है, नेसल लेयर, मसल लेयर और ओरल लेयर में, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल की। ये स्केल जो होता है वो हेड इंजरी की सीवियरिटी को मेज़र करने में या फिर एसेस करने में हेल्प करता है। तो ग्लासगो कोमा स्केल आप कैजुअलिटी में जब आपकी ड्यूटी लगेगी, आप जब सर्जरी में जाओगे तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। तो ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है, जिसे हम GCS स्कोर भी कहते हैं, ये हेड इंजरी के पेशेंट्स की सीवियरिटी को मेज़र करने में काम आते हैं। इसमें टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं EV और M। EVM मशीन होती है ना, तो आप EVM से इसको याद रख सकते हो, EVM, ठीक है। E का मतलब होता है आई ओपनिंग, इसकी स्कोरिंग की जाती है। उसके बाद वर्बल रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, उसकी भी स्कोरिंग करते हैं। और तीसरा लास्ट होता है मोटर रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, उसकी भी स्कोरिंग करते हैं। क्या होता है, जब कोई पेशेंट यहाँ पे RTA वाले पेशेंट होते हैं जिनको हेड इंजरी होती है, अनकॉन्शियस होता है या फिर उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होती है, तो उसका GCS स्कोर हमें चेक करना पड़ता है। तो उसमें ये तीनों चीज़ें हम करके देखते हैं और स्कोरिंग करते हैं, और उसके स्कोर के बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, ठीक है। तो काम क्या है, मेजर करता है हेड इंजरी सीवियरिटी को। 3 कंपोनेंट्स होते हैं EVM। E का मतलब होता है आई ओपनिंग, V का मतलब होता है वर्बल रिस्पॉन्स और M का मतलब होता है मोटर रिस्पॉन्स। आई ओपनिंग का मतलब अगर स्पॉन्टेनियसली खुद से अगर आई ओपन कर रहा है तो स्कोर होगा 4। देखो ऐसे एक चीज़ और याद करनी है, EVM 4 5 6, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, E मतलब 4, V मतलब 5 और M मतलब 6। तो 4 5 6 इसके टोटल मैक्सिमम स्कोर होते हैं। तो E में 4 मैक्सिमम स्कोर होगा, वर्बल में 5 और मोटर में 6। तो आई ओपनिंग में सबसे पहला स्पॉन्टेनियसली अगर खुद से ओपन कर रहा है तो 4, अगर वर्बल कमांड देने पे ओपन कर रहा है आई पेशेंट तो 3 स्कोर देंगे, अगर पेनफुल स्टिमुलस देने के बाद ओपन कर रहा है आई तो 2 देंगे, अगर ओपन ही नहीं कर रहा है किसी भी हालत में तो 1 स्कोर देंगे। उसके बाद आता है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में अगर पेशेंट नॉर्मल ओरिएंटेड कन्वर्जेशन कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल ओरिएंटेड कन्वर्जेशन कर रहा है तो 5 देंगे। अगर कंफ्यूज्ड है पेशेंट, ठीक है, उसे नहीं पता कि वो कहाँ है लेकिन होश में है, तो उसको अपन 4 देंगे।
इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन इन अप्रोप्रिएट्स सही तरीके से बोल नहीं पा रहा, तो उसको 3 देंगे। अगर सिर्फ साउंड कर रहा है, मतलब कि अगर गैस्प कर रहा है या फिर किसी भी तरह की साउंड निकाल रहा है जिसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो 2 देंगे। अगर कोई साउंड नहीं निकाल रहा है तो 1 देंगे। फिर से बताइए, वर्बल रिस्पॉन्स में अगर नॉर्मल ओरिएंटेड कन्वर्जेशन है तो 5, कंफ्यूजन में है तो 4, इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स दे रहा है तो 3, सिर्फ साउंड निकाल रहा है तो 2 और कोई साउंड नहीं है तो 1। 5 4 3 2 1, ठीक है। मोटर रिस्पॉन्स की बात करते हैं। अगर आपका कमांड ओबे कर रहा है तो 6 उसको स्कोर देना है। अगर पेन देने पे, पेन स्टिमुलस देने पे वो मोटर रिस्पॉन्स दे रहा है तो 5 देंगे। अगर पेन देने पे फ्लेक्शन, अगर रिएक्शन आ रही है पेशेंट की तरफ से, फ्लेक्शन आ रही है तो 4 देंगे। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन है यहाँ पे पेन पे तो यहाँ पे 3 देंगे। और अगर पेन पे एक्सटेंशन यहाँ पे शो हो रहा है तो 2 देंगे। और अगर कोई मोटर रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है पेशेंट की तरफ से तो 1 देंगे। फिर से चलो, मोटर मुझे बताओ। अगर कमांड ओबे कर रहा है तो 6 देंगे। पेन को लोकलाइज कर पा रहा है तो 5 देंगे। अगर पेन पे फ्लेक्शन कर रहा है तो 4 देंगे। अगर एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो 3 देंगे। एक्सटेंशन अगर हो रहा है पेन में तो 2 देंगे। और अगर कोई मोटर रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है पेशेंट की तरफ से तो 1 देंगे। तो ये तीनों स्कोर आपको आने चाहिए। एक बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्कोरिंग से क्या होता है। मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है? 1 1 1, यानी कि 3 मिनिमम स्कोर हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 6 5 11 4 15, मैक्सिमम वैल्यू 15 हो सकती है। माइल्ड हेड इंजरी में, माइल्ड हेड इंजरी अगर 13 to 15 अगर स्कोर आ रहा है, 13 से अगर 15 स्कोर आ रहा है तो माइल्ड हेड इंजरी के अंडर पे आएगा। अगर 9 से 12 स्कोर हो रहा है तो मॉडरेट हेड इंजरी के अंदर काउंट होगा। और अगर 3 to 8 स्कोर हो रहा है तो सीवियर हेड इंजरी के अंदर काउंट होगा। तो 13 to 15 है अगर तो माइल्ड, 9 to 12 है तो मॉडरेट, 3 to 8 है तो सीवियर हेड इंजरी। 5 मार्क्स में क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली कई बार देखने के लिए मिलता है, तो एक बार आप इस चीज़ को याद रख लेना। EVM 4 5 6, और इसको किस तरह से स्कोर करते हैं। माइल्ड है 13 से 15, मॉडरेट है 9 से 12 और सीवियर है 3 से 8, ठीक है। मिनिमम स्कोर है 3, मैक्सिमम वैल्यू है 15। अब बात करते हैं अगले टॉपिक, हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा, आता है और आता रहेगा। इसको समझेंगे कि हाइड्रोसेफेलस होता क्या है, ठीक है, किस तरह से होता है, CSF की वजह से होता है तो CSF की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है, क्लासिफिकेशन समझेंगे जो कि कॉमनली पूछा जाता है, क्लिनिकल फीचर देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोसेफेलस इंट्रोडक्शन से। तो हाइड्रोसेफेलस क्या होता है? देखिए, डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स ड्यू टू आइदर, यहाँ पे क्या होता है, जो बेबी होता है उसका सर बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा सर दिख रहा है, उसका रीज़न क्या है? वेंट्रिकल्स का डायलेट हो जाना। तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो होंगे वो डायलेट हो जाएंगे। क्यों? 3 रीजंस हो सकते हैं। CSF फ्लो का ब्लॉकेज, या फिर CSF सिक्रीशन बढ़ गया, या फिर CSF का एब्जॉर्प्शन घट गया, ठीक है। अंदर CSF का एक्यूमुलेशन होगा वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से यहाँ पे सिफेलस का साइज़ बढ़ जाएगा। यहाँ पे बेबी का जो हेड का जो साइज़ है वो नॉर्मली कंपैरिजन में बढ़ा हुआ मिलेगा, जिसकी यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स का डायलेशन हो रहा है। क्यों? 3 रीजंस की वजह से। CSF फ्लो का ब्लॉकेज हो जाना, CSF सिक्रीशन का इंक्रीज हो जाना, या फिर CSF एब्जॉर्प्शन का डिक्रीज हो जाना, या फिर डिफेक्टिव CSF एब्जॉर्प्शन। तो हाइड्रोसेफेलस इज ड्यू टू डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स विच कैन ऑकर either of 3 reasons: blockage of CSF flow, increase of CSF secretion और defective CSF absorption, ठीक है। CSF की फिजियोलॉजी समझते हैं ज़रा, ठीक है। तो डेली प्रोडक्शन CSF का कितना होता है? 150 ml होता है डेली। एक दिन में 450 ml यहाँ पे CSF का प्रोडक्शन होता है ब्रेन में। कितना यहाँ पे वॉल्यूम प्रेजेंट होता है सर्कुलेशन में? 140 में से 150 ml जो होता है वो नॉर्मल यहाँ पे सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब CSF यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है CSF? कोरॉइड प्लेक्सस से। कोरॉइड प्लेक्सस से जाता है लेटरल वेंट्रिकल्स में, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में जाता है। समझना, डेली प्रोडक्शन कितना है? 450 ml। वॉल्यूम सर्कुलेशन में कितना है? 150 ml। कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कोरॉइड प्लेक्सस से।
कोरॉइड प्लेक्सस से जाता है लेटरल वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल से फोरामेन ऑफ मोनरो से होता हुआ थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, थर्ड वेंट्रिकल से फिर एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस से होता हुआ फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, फिर फोरामेन ऑफ लुश्का और फोरामेन ऑफ मेजिंडी से होता हुआ सब एरेकोनॉइड स्पेस में जाएगा। तो फोर्थ वेंट्रिकल से कहाँ पे आया, सब एरेकोनॉइड स्पेस में आया, सब एरेकोनॉइड स्पेस के बाद यहाँ पे एरेकोनॉइड ग्रेनुलेशंस में जाएगा और ड्यूरल वेनस साइनस में जाएगा। तो ये आप याद रखना, ये आपने पहले पढ़ा भी होगा फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो अगर इन लेवल में कहीं पे डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन है या फिर CSF सिक्रीशन ही बढ़ा हुआ है या फिर कहीं रास्ते पे यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो इन तीन चीज़ों में यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस देखने के लिए मिल सकता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन इसका दो टाइप में होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट पे बेस्ड है। तो जो कम्युनिकेशन पे बेस्ड है वो दो टाइप में होगा, कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग। अब समझना कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होता है। कम्युनिकेटिंग टाइप का जो होता है हाइड्रोसेफेलस, इसमें वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट फ्रीली इनटू सब एरेकोनॉइड स्पेस। मतलब जो वेंट्रिकल्स हैं वो सब एरेकोनॉइड तक यहाँ पे फ्रीली कनेक्टेड हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ये वेंट्रिकल्स फ्रीली यहाँ पे सब एरेकोनॉइड तक यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, नो ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द वेंट्रिकल्स। वही नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब ये लेटरल वेंट्रिकल से लेकर के यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में ही अगर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वो नॉन कम्युनिकेटिंग टाइप ऑफ हाइड्रोसेफेलस होगा। समझ में आया। तो कम्युनिकेटिंग में क्या लिखना है कि वेंट्रिकल्स कम्युनिकेट फ्रीली इनटू द सब एरेकोनॉइड स्पेस, नो ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द वेंट्रिकल्स। नॉन कम्युनिकेटिंग क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो जो कम्युनिकेटिंग टाइप होता है तो इसमें हाइड्रोसेफेलस क्यों हो रहा है, इट इज ड्यू टू डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। अब देखिए यहां तक तो एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा था, एब्जॉर्प्शन इधर हो रहा था, तो यहां तक फ्रीली कम्युनिकेट कर रहा था। तो कम्युनिकेटिंग में क्या होगा, डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ पे जो है हाइड्रोसेफेलस होगा, डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF। अब क्या है कि सारे वेंट्रिकल्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो अगर CSF ब्लॉक होगा तो सारे वेंट्रिकल्स का साइज यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है, सारे वेंट्रिकल्स का साइज यहाँ पे बढ़ेगा, ऑल वेंट्रिकल्स इनलार्ज टुगेदर। तो अगर CT स्कैन में सारे वेंट्रिकल्स बड़े हुए मिलेंगे तो मतलब कम्युनिकेटिंग टाइप हो सकता है। तो कम्युनिकेटिंग टाइप के तीन फीचर्स बताओ कि वेंट्रिकल्स जो होंगे वो फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं सब एरेकोनॉइड स्पेस में, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF में डिफेक्ट होता है, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो टुगेदर इनलार्ज होते हैं। वहीं नॉन कम्युनिकेटिंग में जो वेंट्रिकल्स अबव द ऑब्स्ट्रक्शन इनलार्ज, अब जिस भी लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है उसके अबव लेवल वाला जो वेंट्रिकल है वो इनलार्ज होगा। अगर यहाँ पे है फोरामेन ऑफ मोनरो के लेवल पे है तो लेटरल वेंट्रिकल यहाँ पे होगा, इनलार्ज होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि वेंट्रिकल्स अबव द ऑब्स्ट्रक्शन लेवल विल इनलार्ज। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से बुक में भी नहीं समझा है इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पे। तो सबसे पहला कॉन्जेनाइटल, तो स्पाइना बाइफिडा, माइलोमेनिंजोसिल और इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ CSF पाथवे। CSF पाथवे ही अगर इम्पेयर्ड फॉर्म्ड हुआ है तो ये कॉन्जेनाइटल के अंदर पे आएगा। कॉन्जेनाइटल के अंडर पे मैंने कौन कौन से बताए, स्पाइना बाइफिडा वो होता है कि स्पाइन के लेवल पे क्या होता है, कहीं पे लीकेज होता है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा पे मैंने एक रील भी बना रखी है, आप देख सकते हो, शॉर्ट है, उस पर प्रॉपर उस बच्चे की फोटो है और किस लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग है, आप जा करके देखना, काफ़ी अच्छा शॉट है वो इमेज के साथ। तो स्पाइना बाइफिडा, माइलोमेनिंजोसिल और इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ CSF पाथवे कॉन्जेनाइटल के रीजंस हो सकते हैं। एक्वायर्ड में क्या रीजन हो सकता है, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, सब एरेकोनॉइड हीमरेज हो सकता है और ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। तो कॉन्जेनाइटल के रीजन, चलो मुझे बाकी भूल जाओ, बस कॉन्जेनाइटल के रीजन बताओ। स्पाइना बाइफिडा, माइलोमेनिंजोसिल, इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ CSF पाथवे। एक्वायर्ड के बताओ, क्रॉनिक मेनिंजाइटिस, ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर और सब एरेकोनॉइड हीमरेज, ठीक है। तो ये हो गए रीजंस एक्वायर्ड और कॉन्जेनाइटल के। तो हमने क्लासिफिकेशन की बात कर ली।
अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? लार्ज हेड होगा बेबी का, और लार्ज हेड होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर क्या हुआ कि लार्ज हेड है और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर उसकी वजह से होगा। इंक्रीज इन हेड सर्कम्फरेंस, यहाँ पे हेड सर्कम्फरेंस ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर पर मंथ, यहाँ पे हर महीने 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हेड सर्कम्फरेंस यहाँ पे इंक्रीज होता दिखेगा। हाइड्रोसेफेलस में लार्ज हेड होगा एक तो, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा, और हर महीने 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेट पे हेड सर्कम्फरेंस इंक्रीज होगा। एंटीरियर फॉन्टेनल बल्जिंग देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगा? एंटीरियर फॉन्टेनल बल्जिंग देखने के लिए मिलेगी। और जो स्काल्प होगा, स्काल्प में इंगॉर्ज्ड वेन्स, थिन और शाइनी स्काल्प होगा, वेन्स यहाँ पे प्रोमिनेंट होगी, और सेपरेशन ऑफ सूचर्स देखने के लिए मिलेगा। सीएसएफ भर जाने की वजह से जो सूचर्स हैं यहाँ पे सेपरेट होंगे। तो क्लिनिकल फीचर्स बताइए मुझे, ठीक है। सबसे पहला लार्ज हेड होगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर देखने के लिए मिलेगा। हेड सर्कम्फरेंस हर मंथ ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर की रेट से यहाँ पे इंक्रीज होगा। एंटीरियर फॉन्टेनल बल्जिंग देखने के लिए मिलेगी। स्काल्प में इनगॉर्ज्ड वेन्स, थिन और शाइनी स्काल्प, और सेपरेशन ऑफ सूचर्स देखने के लिए मिलेंगे। फीचर्स जो होंगे यहाँ पे आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज्ड होगा, और उसके फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो रेज्ड आईसीपी के फीचर्स क्या होते हैं? लिथार्जी और इरिटेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। कन्वर्जन्स और क्रेनियल नर्व पाल्सी देखने के लिए मिल सकती है। पैपिलो एडेमा और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो फीचर्स ऑफ रेज्ड आईसीपी देखने के लिए मिलेंगे। क्या क्या होते हैं? लिथार्जी और इरिटेबिलिटी, क्रेनियल नर्व पाल्सी, कन्वर्जन्स, पैपिलो एडेमा, ब्लाइंडनेस और रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये 5 फीचर्स हमने पढ़ लिए जो कि आपको क्लिनिकल फीचर्स में लिखने हैं। उसके साथ साथ सन सेटिंग साइन देखने के लिए मिलता है। सन सेटिंग साइन क्या होता है? जो अपवर्ड गेज है वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब ऊपर देखना। अपवर्ड गेज मतलब ऊपर देखना, आसमान की तरफ देखो, चलो हाँ आसमान की तरफ देखा, इसको कहते हैं अपवर्ड गेज। मुंडी सीधी रख के आसमान की तरफ देखना अपवर्ड गेज कहलाएगा, तो वो कम हो जाएगा, इसको कहते हैं सन सेटिंग साइन। ठीक है, तो सन सेटिंग साइन देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोसेफेलस में, जिसमें अपवर्ड गेज कम हो जाता है। और मैक इवन साइन देखने के लिए मिलता है। मैक इवन साइन क्या होता है? क्रैक्ड पॉट साउंड ऑन परकशन। यहाँ पे जब हम हेड का परकशन करेंगे तो डायलेटेड वेंट्रिकल्स होने की वजह से क्रैक्ड पॉट साउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो 2 तरह के साइन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? सन सेटिंग साइन और मैक इवन साइन। 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैक इवन साइन आता है तो आपको लिखना है कि इट इज सीन इन हाइड्रोसेफेलस, इट ऑन परकशन क्रैक्ड पॉट साउंड इज प्रेजेंट विच इज़ ड्यू टू द डायलेटेड वेंट्रिकल्स। तो मैक इवन साइन और सनसेटिंग साइन हो गए। ठीक है, तो ये क्लिनिकल फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी अलग से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो आपको भी पता है क्या करना है। सीटी स्कैन कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, और सीटी या फिर एयर वेंट्रिकुलोग्राफी कराना पड़ता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स की स्टडी करेंगे, सीटी या फिर एयर वेंट्रिकुलोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई ब्रेन कराएंगे। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन को सबसे पहले क्या कराना है कि सीएसएफ का प्रोडक्शन कम करा दो भाई। अगर सीएसएफ ब्लॉक कर रहा है, सीएसएफ अगर वेंट्रिकल्स का साइज बढ़ा रहा है, तो सीएसएफ का प्रोडक्शन कम करा दो। उसके लिए एसिटाजोलामाइड, फ्रूसामाइड और मैनिटॉल देते हैं। क्या क्या दे रहे हैं मेडिकली मैनेज करने के लिए? एसिटाजोलामाइड, फ्रूसामाइड और मैनिटॉल दे रहे हैं। फिर से बोलो, एसिटाजोलामाइड, फ्रूसामाइड और मैनिटॉल दे रहे हैं। ये क्या करा रहे हैं? तीनों ड्रग सीएसएफ का प्रोडक्शन कम करा रहे हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करना होता है? टैपिंग ऑफ वेंट्रिकल्स करेंगे। ठीक है, वेंट्रिकुलो सिस्टर्नोस्टॉमी, आराम से बोला है, ऐसे ही याद रखना है। वेंट्रिकुलो सिस्टर्नोस्टॉमी, समझो मत, रट लो भाई। वेंट्रिकुलो सिस्टर्नोस्टॉमी, टेपिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, और शंट का यहाँ पे फॉर्मेशन करना होता है। तो 2 तरह के शंट यहाँ पे बनाए जाते हैं, वेंट्रिकुलो आर्टेरियल और वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल। पेरिटोनियम से जाकर के अटैच कर देते हैं वेंट्रिकल से, एक शंट बनाया जाता है जो कि पेरिटोनियम में अटैच कर दिया जाता है। तो 3 तरह के सर्जिकल मैनेजमेंट। मुझे बताओ,
सर सबसे पहला आपने रटवाया था टैपिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, दूसरा होता है वेंट्रिकुलोसिस्टर्नोस्टोमी, और तीसरा होता है शंट का फॉर्मेशन। सबसे पहला वेंट्रिकुलो आर्टेरियल शंट और वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। तो ये बात हो गई हमारे नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोसेफेलस की, जो कि आता है भाई। देखो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिखे हुए हैं, लास्ट 15 साल के मैंने एग्जाम पेपर एनालिसिस करके ये सारे टॉपिक डिसाइड किए हैं, तो इनको पढ़ के ही जाना। 15 वीडियोस हैं जो कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा मान लूँ अगर एग्ज़ाम है ना तो तुम 4 दिन में या फिर 5 दिन में तो कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। और अगर तुम सच में पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट ही हो ना तो तुम भाई 2 दिन में या फिर 3 दिन में भी कर लोगे, अच्छे से कर लोगे। तो तुम एक हफ्ते में तुम कम से कम सर्जरी बहुत अच्छे से इस तरीके से तुम 2 बार तो रिवाइज कर लोगे, ठीक है। तो बात करते हैं अब अगले टॉपिक, हेमाटोमा जो होता है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ब्लड इन एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस जो कि बिटवीन ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में होता है, वहाँ पे जब कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। तो कलेक्शन ऑफ ब्लड है कहाँ पे, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, जो कि बिटवीन ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में है। ज़रा इस डायग्राम को देखिए, ये है हमारा स्कल और ये है हमारा ड्यूरामेटर। तो स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में जब ब्लड का कलेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा, ठीक है। साइट क्या होती है, इसकी साइट होती है टेम्पोरोपेराइटल रीजन। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा इस टेम्पोरोपेराइटल रीजन। वेसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली इट इज ड्यू टू द टीयर ऑफ वेसल्स विच आर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन्स। तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और वेन्स के यहाँ पे इंजरी की वजह से, टीयर की वजह से टेम्पोरोपेराइटल रीजन में मोस्ट कॉमनली कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, जो कि बिटवीन ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में होता है। इस कंडीशन को कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में आपको कौन कौन सी 3 बातें याद रखनी है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड है कहाँ पे, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, जो कि ड्यूरामेटर और स्कल के बीच में होता है। साइट कौन सी होती है, टेम्पोरोपेराइटल रीजन मोस्ट कॉमनली, और वेसल्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड वेन, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप देख सकते हैं यहाँ पे इंजरी या फिर एक फ्रैक्चर के चलते कोई से भी ट्रॉमा, आरटीए या फिर किसी भी तरह हेड इंजरी, क्रिकेट बॉल इंजरी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रैक्चर होता है, जो वेसल्स है वो टीयर हो जाते हैं और यहाँ पे स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में जो ब्लड है वो फिल्ड हो जाता है। तो पैथोलॉजी समझते हैं कि ट्रॉमा, आरटीए या फिर एनी हेड इंजरी, क्रिकेट बॉल इंजरी की वजह से फ्रैक्चर ऑफ अ थिन टेम्पोरल बोन, जो टेम्पोरल बोन होती है वो थिन होती है, जिसकी वजह से जो वेसल्स होते हैं उनमें टीयर हो जाता है, और इनिशियल ब्लीडिंग टूवर्ड्स स्काल्प और उसके अंडर टेम्पोरलिस मसल। क्या हुआ, वेसल्स के टीयर होने की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है स्काल्प में और स्काल्प के नीचे टेम्पोरलिस मसल में, और फिर धीरे धीरे हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, खून ब्लड का कलेक्शन हो जाता है स्कल और ड्यूरामेटर के बीच में, हेमाटोमा बन गया। अब ये देखिए डायग्राम में, हेमाटोमा बनने जैसे जैसे ब्लड कलेक्ट होगा तो ड्यूरामेटर यहाँ पे स्ट्रिप होगा, सेपरेट होता जाएगा स्कल से। तो क्या होगा, ग्रेजुअल स्ट्रिपिंग ऑफ ड्यूरा फ्रॉम स्कल, और उसके साथ साथ कलेक्शन ऑफ ब्लड तो हो ही रहा है। तो 6 से 12 घंटे के बाद क्या होगा, अब आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर यहाँ पे बढ़ने लगेगा। आईसीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मिड ब्रेन है वो एक अपोजिट साइड पे शिफ्ट करने लगेगा, शिफ्ट ऑफ मिड ब्रेन टूवर्ड्स द अपोजिट साइड यहाँ पे हेमाटोमा बनने की वजह से 6 से 12 घंटे के बाद जो मिड ब्रेन है वो अपोजिट साइड शिफ्ट होने लगेगा आईसीपी बढ़ने की वजह से। और मिड ब्रेन के शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो है वो इंजर्ड हो जाएगा। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की इंजरी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इंजरी होने की वजह से हेमीपैरेसिस और प्यूपिलरी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पे, ऑन द सेम साइड ऑफ हेमाटोमा। तो जिस साइड हेमाटोमा का फॉर्मेशन है उस साइड ही हेमीपैरेसिस और प्यूपिलरी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात इसकी पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी एक बार में बिना सांस लिए बोल दीजिए, ट्रॉमा हुआ, आरटी हुआ या फिर किसी भी काइंड ऑफ हेड इंजरी है जिसकी वजह से थिन टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर होगा,
वेसल्स का टीयर होगा, इनिशियल ब्लीडिंग होगी स्काल्प में और उसके नीचे टेम्पोरालिस मसल में, हिमेटमा का फॉर्मेशन होगा, तो ड्यूरा जो स्कल से है वो स्ट्रिप होने लगेगा और कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाएगा। 6 से 12 घंटे के बाद आईसीपी बढ़ने लगेगा। आईसीपी बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो मिड ब्रेन है वो अपोजिट साइड में शिफ्ट होने लगेगा और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इंजरी होगी, जिसकी वजह से हेमीपैरेसिस और प्यूपिलरी चेंजेस देखने मिलेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ हेमेटमा। इस चीज को कहते हैं कर्नोहेंस नॉच इफेक्ट। ठीक है, तो अगर 2 नंबर में ये चीज पूछी जाएगी तो आपको बताना है कि कर्नोहेंस नॉच इफेक्ट क्या होता है। आप यहां से स्टार्ट करिए पैथोलॉजी से और स्टॉप करना है हेमीपैरेसिस और प्यूपिलरी चेंजेस में और बता देना है कि ये होता है कर्नोहेंस नॉच इफेक्ट। कहाँ देखने के लिए मिलता है? एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटमा में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये इसका हो गया डायग्राम। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? थोड़ी देर के लिए एलओसी प्रेजेंट होगी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस थोड़ी देर के लिए होगा, जिसके बाद वापस से जो पेशेंट है अपनी कॉन्शियसनेस को रिगेन कर लेगा। और ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और रिगेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के बीच का जो पीरियड होता है, इस टाइम इंटरवल को कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। आप भी जानते हैं, एफएमटी में पढ़ा है कि ल्यूसिड इंटरवल क्या होता है? ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से लेकर के रिगेनिंग ऑफ कॉन्शियसनेस के बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसे कहते हैं ल्यूसिड इंटरवल। तो ल्यूसिड इंटरवल देखने के लिए मिलेगा और कॉन्शियसनेस रिगेन करने के 6 से 12 घंटे के बाद फिर क्या होगा कि 6 से 12 घंटे के बाद अब पेशेंट की कंडीशन वर्सन होने लगेगी। क्या होगा? अब पेशेंट में कन्फ्यूजन ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, पेशेंट इरिटेट होने लगेगा, ड्राउजीनेस होगी, नींद आने लगेगी पेशेंट को, हेमीपैरेसिस और प्यूपिलरी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्या हुआ? सबसे पहले तो ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, उसके बाद पेशेंट रिगेन करेगा कॉन्शियसनेस और 6 से 12 घंटे के बाद पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्सन होने लगेगी, जिसमें कन्फ्यूजन, इरिटेबिलिटी, ड्राउजीनेस, हेमीपैरेसिस और प्यूपिलरी चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। कैसे प्यूपिलरी चेंजेस होते हैं? इनिशियली तो कंस्ट्रिक्शन देखने के लिए मिलेगा, लेकिन लेटर फिर डायलेटेड हो जाएंगी प्यूपिलरी उस साइड की, हेमेटमा की साइड की। ठीक है, और आईसीपी रेज्ड होने की वजह से बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया मिलेगा, वॉमिटिंग होगी और कन्वर्जन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आईसीपी की फीचर क्या क्या है? हाई बीपी, ब्रेडिकार्डिया, वॉमिटिंग और कन्वर्जन्स। कुशिंग ट्रायड देखने के लिए मिलता है। क्या मिलता है? कशिंग ट्रायड यहाँ पे देखने के लिए मिलता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में। कशिंग ट्रायड क्या क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। क्लिनिकल फीचर अपन ने सबसे पहले लूसिड इंटरवल के बताया, वर्सनिंग ऑफ कंडीशन बताया, रेज्ड आईसीपी में हाई बीपी, ब्रेडिकार्डिया, वॉमिटिंग, कन्वर्जन्स होते हैं और कशिंग ट्रायड देखने के लिए मिलता है। कशिंग ट्रायड में 3 चीज़ें होती हैं, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन और इरेगुलर रेस्पिरेशन। अगर ये 3 चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा को रिप्रेजेंट करेगी। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराना होता है? एक्सरे स्कल कराएंगे ताकि अपन को टेम्पोरल बोन में फ्रैक्चर है या नहीं ये पता चल पाए, और सीटी हेड करानी होती है जिसमें हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई कॉन्वेक्स हेमाटोमा देखने के लिए मिलता है। तो सीटी हेड में हमें बाई कॉन्वेक्स हेमाटोमा मिलेगी और एक्सरे फ्रैक्चर में टेम्पोरल बोन का फ्रैक्चर मिलेगा। मैनेजमेंट में क्या होता है कि इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होता है। इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन में हम क्रेनियोटॉमी के साथ साथ क्रेनियल फ्लैप को रेज करेंगे, क्रेनियोटॉमी करेंगे और क्रेनियल फ्लैप को रेज करेंगे, जिसके बाद जो क्लॉट है, क्लॉट का इवैक्यूएशन करना है। ठीक है, तो क्रेनियोटॉमी प्लस क्रेनियल फ्लैप्स आर रेज्ड, जिसके बाद क्लॉट का इवैक्यूएशन करेंगे। पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में क्या करना है? पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स और एंटी कन्वर्जेंट स्टार्ट करना है। ठीक है, मैनेजमेंट बताइए। तो मैनेजमेंट में इमीडिएट सर्जिकल इंटरवेंशन देना पड़ेगा डॉक्टर साहब। क्रेनियोटॉमी प्लस क्रेनियल फ्लैप्स को रेज करेंगे, जिसके बाद क्लॉट को इवैक्यूएट करना है। पोस्ट ऑप मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक्स और एंटी कन्वर्जेंट्स चलाने होते हैं। तो ये बात हो गई एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा की, जो कि 5 मार्क्स में देखने के लिए मिलेगा। ट्रॉमा का क्वेश्चन होता है, सर्जरी में आता है। अब बात करते हैं आज के लॉन्ग टॉपिक कार्सिनोमा टंग की, जो कि हमारे बैच में आया था और कोई भी नहीं पढ़ के गया था, मैं भी नहीं पढ़ के गया था, मेरा एक पढ़ने वाला दोस्त था उसने पढ़ा था। तो 20 मार्क्स में आया था, हमने तो कुछ भी बना दिया था, लेकिन आप कुछ भी नहीं बनाओगे, आप बहुत ही प्रॉपर वे में लिखोगे। ठीक है, ईटियोलॉजी समझेंगे, रिस्क फैक्टर समझेंगे, पैथोलॉजी समझेंगे, डायग्राम समझेंगे, उसकी क्लिनिकल फीचर्स और स्प्रेड समझेंगे डायग्राम के थ्रू। ठीक है, और इसका मैनेजमेंट देखेंगे, जिसके बाद हमारा टॉपिक खत्म होगा। काफ़ी छोटा टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी।
तो 20 से लेकर के 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप और मेल और फीमेल 20 से लेकर के 60 ईयर्स का एज ग्रुप और मेल और फीमेल में दोनों में इक्वली देखने के लिए मिलता है ल्यूकोप्लेकिया, इरिथ्रोप्लेकिया और अदर प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ ओरल कैविटी, जिस टॉपिक की हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। तो ईटियोलॉजी में क्या क्या है, 20 to 60 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप मेल और फीमेल्स में इक्वल देखने के लिए मिलता है ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया और अदर प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ ओरल कैविटी, इसकी ईटियोलॉजी होते हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, तो रिस्क फैक्टर्स में आपको 6S याद रखने हैं। 6S में क्या क्या है, स्मोकिंग, साइफिलिस, सेप्सिस। पहले तीन कौन से हैं, स्मोकिंग, साइफिलिस, सेप्सिस। उसके बाद शार्प टीथ, स्पाइसी फूड, स्पिरिट यानी कि अल्कोहल। तो स्मोकिंग, साइफिलिस, सेप्सिस, शार्प टीथ, स्पाइसी फूड और अल्कोहल, ये 6S होते हैं जो कि रिस्क फैक्टर होते हैं। ईटियोलॉजी में 20 से 60 ईयर ऑफ एज ग्रुप, मेल फीमेल में इक्वल, ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया और अदर प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ ओरल कैविटी। पैथोलॉजी समझते हैं तो ग्रॉसली कार्सिनोमा टंग 4 टाइप्स में होता है। तो ग्रॉसली सबसे पहला अल्सरेटिव टाइप होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, दूसरा फिशर टाइप, तीसरा प्रोलिफेरेटिव टाइप और चौथा इंड्यूरेटेड यानी कि फ्रोजन टंग। इसमें एक हार्डवुड मास की तरह यहाँ पे फ्रोजन हो जाती है, हार्डवुड मास प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं इंड्यूरेटेड या फिर फ्रोजन टंग। तो 4 कौन कौन से टाइप हुए यहाँ पे ग्रॉस वैरायटी में, अल्सरेटिव, फिशर, प्रोलिफरेटिव और इंड्यूरेटेड, जिसे हम फ्रोजन टंग कहते हैं, जिसमें कि हार्डवुडी मास प्रेजेंट होता है। तो 4 टाइप आप नाम याद रखोगे ग्रॉस में, अल्सरेटिव, फिशर, प्रोलिफरेटिव और इंड्यूरेटेड। हिस्टोलॉजिकली अगर बात करें तो हिस्टोलॉजिकली यहाँ पे 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा एडिनोकार्सिनोमा और तीसरा मेलानोमा। ठीक है, मेलानोमा की भी बात अपन ने तीसरे लेक्चर में करी थी। तो हिस्टोलॉजिकली 3 टाइप के होते हैं, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा और मेलानोमा। और ग्रॉसली 4 टाइप के होते हैं, अल्सरेटिव, फिशर, प्रोलिफरेटिव और इंड्यूरेटेड, जो कि फ्रोजन टंग कहलाती है। साइट्स की बात करते हैं तो साइट में इसमें पोस्टीरियर 1/3 जो होता है वो 20% केसेस में देखने के लिए मिलता है। तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग जो होता है 1/3 वो 20% केसेस में देखने के लिए मिलेगा। डॉर्सम जो होता है वो 10% केसेस में देखने के लिए मिलता है। लेटरल जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं 50% केसेस में, और टिप ऑफ टंग में 10% केसेस में देखने के लिए मिलता है। वहीं वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल में 10% केसेस में देखने के लिए मिलता है, यानी कि अंडर सरफेस ऑफ टंग। तो पोस्टीरियर 1/3 में 20%, डॉर्सम में 10%, लेटरल जो कि मोस्ट कॉमन होता है 50% और टिप ऑफ टंग में 10% केसेस देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की। तो पेनलेस स्वेलिंग या फिर मास प्रेजेंट होता है। तो जो स्वेलिंग या फिर मास अगर प्रेजेंट होगा वो पेनलेस होगा, लेटर पेनफुल में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू अल्सरेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। तो शुरुआत में जो स्वेलिंग या फिर मास है वो तो पेनलेस होगा, लेकिन बाद में वो पेनफुल हो जाएगा ड्यू टू अल्सरेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की वजह से। और रिफर टू इप्सिलेटरल ईयर, यहाँ पे लिंगुअल नर्व और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व अगर इन्वॉल्व होंगी तो ये जो पेन है वो इप्सिलेटरल ईयर में भी रिफर होगा। तो पेन की अगर बात करेंगे सबसे पहले तो जो स्वेलिंग या फिर मास है शुरुआत में तो पेनलेस होगी, लेकिन लेटर पेनफुल हो जाएगी ड्यू टू अल्सरेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से। और अगर लिंगुअल नर्व और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व अगर इन्वॉल्व होंगे तो इप्सिलेटरल ईयर में भी पेन रिफर होगा। ठीक है, उसके साथ साथ डिस्फेजिया होगा, खाना निगलने में दिक्कत आएगी, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, हेलिटोसिस होगा यानी कि मुंह से एक तरह से स्मेल आएगी, वॉइस चेंज देखने के लिए मिलेगा, और एंकाइलोग्लोसिया मतलब कि रेस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर हुए, सबसे पहले पेनलेस था, बाद में पेनफुल हुआ, और लिंगुअल नर्व और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इन्वॉल्व होने की वजह से इप्सिलेटरल ईयर में रिफर होगा पेन, डिस्फेजिया, एक्सेसिव सलाइवेशन, हेलिटोसिस, वॉइस चेंज और एंकाइलोग्लोसिया। ये हो गया क्लिनिकल फीचर। फिर से बोलिए मेरे साथ, पीछे से स्टार्ट करेंगे। एंकाइलोग्लोसिया, वॉइस चेंज, हेलिटोसिस, एक्सेसिव सलाइवेशन, डिस्फेजिया और पेनलेस स्वेलिंग होगी जो कि लेटर पेनफुल हो जाएगी और रेफर होगी इप्सिलेटरल लेयर में अगर लिंगुअल नर्व और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इन्वॉल्व होंगे तो।
स्प्रेड की बात करते हैं तो लोकल स्प्रेड में कौन क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, जेनिग्लोसस मसल इन्वॉल्व हो सकती है, फ्लोर ऑफ माउथ इन्वॉल्व हो सकता है, मैंडिबल में स्प्रेड देखने के लिए मिल सकता है, अपोजिट साइड ऑफ टंग में स्प्रेड हो सकता है और टॉन्सिल में स्प्रेड हो सकता है और भी जगह हैं जहाँ पे लोकली स्प्रेड हो सकता है। तो क्या क्या लिखोगे आप, फ्लोर ऑफ माउथ लिखोगे, मैंडिबल लिखोगे, अपोजिट साइड लिखोगे, टॉन्सिल लिखोगे और जेनिग्लोसस मसल लिखोगे। ठीक है, तो आसपास के जो भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं आप उसको लिख सकते हैं। लिम्फेटिक्स की बात, देखिए ब्लड स्प्रेड जो होता है वो रेयर होता है, तो याद रखना है कि टंग कैंसर में ब्लड स्प्रेड रेयर होता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्प्रेड की, लिम्फेटिक स्प्रेड की। देखिए, तो टंग का जो एपिकल पार्ट है, सबसे पहला हम यहाँ पे 4 पार्ट के यहाँ पे स्प्रेड की बात करेंगे। सबसे पहला टंग का एपिकल पार्ट, दूसरा मार्जिनल, तीसरा सेंट्रल और चौथा बेसल। ठीक है, तो यहाँ पे 4 एरियाज के यहाँ पे लिम्फेटिक स्प्रेड को समझना है। तो सबसे पहला एपिकल की बात करें, जो कि टिप ऑफ टंग है, वहाँ से लिम्फेटिक्स जाते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड से। सबमेंटल लिम्फ नोड में जाएंगे तो एपिकल के लिए यहाँ पे कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा, सबमेंटल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होगा। दूसरा बात करें मार्जिनल यानी कि लेटरल में, तो मार्जिनल से जो लिम्फेटिक यहाँ पे ड्रेनेज होता है वो होता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में। एपिकल से किस में हुआ था, सब मेंटल लिम्फ नोड में। मार्जिनल से किस में हो रहा है, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में। फिर सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड से जाते हैं डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। तो क्या हुआ, आपको बताना है कि एपिकल पार्ट से यहाँ पे सब मेंटल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है, मार्जिनल पार्ट से सबसे पहले सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड और सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड से डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है। तीसरा अगर सेंट्रल पार्ट की बात करें तो वो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में उससे भी जाएगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जुगलोडाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड यहाँ पे मार्जिनल और सेंट्रल दोनों से इन्वॉल्व होंगे और फिर वहाँ से यहाँ पे डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड और जुगलो ओमोहायॉइड या फिर डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे पोस्टीरियर 1/3 यानी कि बेसल पार्ट की अगर बात करें तो बेसल पार्ट से यहाँ पे जुगलो डाइगैस्ट्रिक लिम्फ नोड्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको बस चाहे आप ये डायग्राम बनाइए या नहीं बनाइए, अगर 20 में से एटलीस्ट 18 या 17 मार्क्स चाहिए तो आप ऐसा डायग्राम बना देना जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये 4 पार्ट्स में उनके ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को रिप्रेजेंट कर देना है। पोस्टीरियर 1/3 से किस में जा रहा है, जुगलो डाइगैस्ट्रिक में जा रहा है। सब मैंडिबुलर से किस में जा रहा है, डीप सर्वाइकल में जा रहा है। और मार्जिनल से डायरेक्ट इसमें सबमेंडिबुलर में जा रहा है, एपिकल से सबमेंटल में जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके स्प्रेड की। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में इसका ऑप्शन होता है सर्जरी। तो सर्जरी में डिपेंड करता है कि यहाँ पे ट्यूमर का यहाँ पे साइज कितना है। तो अगर यहाँ पे ट्यूमर का जो साइज है वो लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो लेस देन 1 सेंटीमीटर ट्यूमर साइज के लिए यहाँ पे वाइड एक्सीजन देना पड़ता है। वाइड एक्सीजन के साथ साथ 1 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल टंग क्लियरेंस भी करना रहता है। मतलब टंग के इतने एरिया के साथ साथ 1 सेंटीमीटर ऑफ एरिया भी यहाँ पे नॉर्मल टंग को भी क्लियर करेंगे। कब, जब ट्यूमर का साइज लेस देन या फिर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है। तो लेस देन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में वाइड एक्सीजन प्लस 1 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल टंग क्लियरेंस करेंगे। लेकिन अगर ट्यूमर का साइज 1 से 2 सेंटीमीटर होगा तो 1 से 2 सेंटीमीटर में पार्शियल ग्लोसेक्टॉमी करते हैं। मतलब पार्शियल यहाँ पे टंग का रिमूवल करना होता है। कब, जब 1 से 2 सेंटीमीटर है और उस पार्शियल ग्लोसेक्टॉमी के साथ साथ 2 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल टंग क्लियरेंस भी करते हैं। तो लेस देन 1 सेंटीमीटर में वाइड एक्सीजन प्लस 1 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल टंग क्लियरेंस, और यहाँ पे 1 से 2 सेंटीमीटर अगर यहाँ पे ट्यूमर साइज है तो पार्शियल ग्लोसेक्टॉमी के साथ साथ 2 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल टंग क्लियरेंस करते हैं। और अगर यहाँ पे ट्यूमर का साइज 2 to 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे हेमी ग्लोसेक्टॉमी करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे आधी टंग यहाँ पे रिमूव कर दी जाती है, वो जो पार्ट है। तो हेमी ग्लोसेक्टॉमी कब करते हैं, जब 2 to 4 सेंटीमीटर साइज है। ठीक है, तो ये हो गई सर्जरी। यहाँ पे तीनों यहाँ पे साइज के बेसिस पे यहाँ पे 3 प्रोसीजर होते हैं, वाइड एक्सीजन, पार्शियल ग्लोसेक्टॉमी और हेमी ग्लोसेक्टॉमी। और वाइड एक्सीजन और पार्शियल ग्लोसेक्टॉमी के साथ साथ 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ऑफ नॉर्मल टंग क्लियरेंस करना होता है। अब अगर मैंडिबल भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, अगर लोकल स्प्रेड यहाँ पे हो चुका है, लोकल स्प्रेड में यहाँ पर मैंडिबल इन्वॉल्व हो चुका है, तो कमांडो ऑपरेशन करना पड़ता है। कमांडो ऑपरेशन कभी मौका मिले तो आप अपने फाइनल ईयर में पोस्टिंग के टाइम पे या फिर इंटर्नशिप के डेज पे देखिएगा, बहुत यूनिक लगती है। तो कमांडो ऑपरेशन करते हैं अगर मैंडिबल यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। तो कमांडो ऑपरेशन में क्या क्या करना होता है,
यहाँ पे हेमीग्लोसेक्टॉमी करते हैं। हेमीग्लोसेक्टॉमी के साथ साथ हेमीमैंडिबुलेक्टॉमी भी करते हैं, और हेमीमैंडिबुलेक्टॉमी के साथ साथ रेडियल नेक लिम्फ नोड डिसेक्शन करना होता है। तो कमांडो ऑपरेशन में कौन सी 3 चीज़ें करते हैं? हेमीग्लोसेक्टॉमी करेंगे, हेमीमैंडिबुलेक्टॉमी करेंगे, और रेडिकल नेक लिम्फ नोड डिसेक्शन करना होता है। ठीक है, रेडिकल नेक लिम्फ नोड डिसेक्शन। उसके बाद रेडियोथेरेपी स्टार्ट करनी होती है। रेडियोथेरेपी में अगर स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर है तो ब्रैकीथेरेपी करते हैं, जो कि इंटरनली दी जाती है। अगर लार्ज प्राइमरी ट्यूमर है तो टेलीथेरेपी करते हैं, जो कि एक्सटर्नली यहाँ पे दी जाती है। तो याद रखना है कि रेडियोथेरेपी में अगर स्मॉल ट्यूमर है, प्राइमरी ट्यूमर स्मॉल है, तो ब्रैकीथेरेपी करेंगे, ब्रैकी जो कि इंटरनल होती है, और लार्जर प्राइमरी ट्यूमर है तो टेलीथेरेपी करेंगे, जो कि एक्सटर्नल होती है। ठीक है, कॉजेज ऑफ डेथ क्या हो सकते हैं यहाँ पे टंग कैंसर में? ठीक है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कॉजेज ऑफ डेथ में रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया, भाई बार बार रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया हो रहा है। ठीक है, ग्रॉस लोकल रिकरेंस हो रहा है। ठीक है, लोकल रिकरेंस यहाँ पे ग्रॉसली देखने के लिए मिल सकता है, फंगेशन और अल्सरेशन देखने के लिए हो रहा है, या फिर अनकंट्रोल्ड हीमोरेज। तो 3 कॉज क्या हो गए? रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया, ग्रॉस लोकल रिकरेंस, फंगेशन या फिर अल्सरेशन, और अनकंट्रोल्ड हीमोरेज यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ हो सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे 4th डे के लेक्चर की। अब हम आएंगे अपने 5th डे के लेक्चर के साथ, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉक और बर्न, जो कि सर्जरी 1 के पेपर में दोनों में से एक तो 110% आता है। तो शॉक और बर्न दोनों ही लॉन्ग में पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ 5 मार्क्स के टॉपिक टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इंटरल फीडिंग, फ्लेल चेस्ट और टेंशन न्यूमोथेरेक्स की बात करेंगे। तो काफ़ी अच्छा लेक्चर होने वाला है। ये हमारे टेलीग्राम का QR कोड है, ये इंस्टाग्राम का QR कोड है, जिसमें हम रेगुलरली रील्स पोस्ट करते हैं। ये हमारे यूट्यूब का बार कोड है। तो इसको आप अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे PDF जो है टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।